हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सबका स्वागत है यार। गुलफाम खान, दस्तागिरी 303, रोहित, आकृति गुप्ता, सुमित सर का स्टूडेंट मिथु, अमूल्या, रोहिन खान, अंकुश सिन्हा, स्वीटी ड्रीम, अच्छा स्वीट ड्रीम है, रिंकी वर्मा, ये तो कुछ और ही चल रहा है। चलिए, आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन द क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल नोट। सो 24 तारीख का करंट अफेयर है आज हमारा, और ये करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, द हिंदू हो गया, ये जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सबको हम मिला के ये करंट अफेयर बनाते हैं। तो इसके बाद आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ये करंट अफेयर अगर आपने कर लिया, सो ट्रस्ट मी, आपको कोई और जो है मैगजीन या कुछ ऐसा कुछ फॉलो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी सीएसई 2021, देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो देयर आर द 4 डिफरेंट चैनल्स जो आपको सब्सक्राइब कर लेने हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 चैनल है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका नाम है ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। तो ये 4 चैनल हैं जिनको आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी। और जुड़ जाइए मेरे साथ। आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। एक बार जब आप फॉलो कर लोगे, उसके बाद कोई भी क्विज हो आपकी, कोई भी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो, आप मेरे साथ कर पाओगे। मेरा कोड ध्यान रखना है आपको, सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज़ करोगे और इस कोड को यूज़ करके आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको गाइड करूंगा दोस्तों। अभी एक बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप चल रहा है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। अगर हम बात करें तो लगभग 44,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है
अगर आप कोड यूज करते हैं क्या, सुमित 10। सुमित 10 कोड पर आपको 44,000 तक का एक ह्यूज डिस्काउंट यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पर प्लस जीएस, प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस, आइकॉनिक कॉम्बो के प्राइस हैं। प्लस कॉम्बो जो 18 महीने का आपको 81,000 रुपए का मिल रहा था, वो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 54,999। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक कॉम्बो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी देखो सिर्फ 1,05,000 का प्राइस था, अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 60,999 रुपए में। तो यार इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। जाइए अभी और जाके फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए, कोड यूज करना है सुमित 10। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो जाके यहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का जो पहला टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। असम और मेघालय के बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट है उस पे अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, व्हाट इज द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट एंड हाउ द रीसेंट किलिंग ऑफ 6 पीपल्स इंपैक्टेड, कि किस प्रकार से जो 6 लोगों की मौत हुई है वो इसको प्रभावित कर रही है। देखो यार, असम और मेघालय दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं दोनों के दोनों। मैं आपको एक बार मैप की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों, ठीक है, ये मैप की तरफ लेके चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो असम जो है ना, ये कुल मिला के 6 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये असम है, ऊपर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, इधर देखोगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय है ना। तो असम जो है ये बॉर्डर को इसको क्या करता है दोस्तों, शेयर करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, ये कंप्लीट बॉर्डर है दोस्तों, जो शेयर होता है किसके साथ में, आपका ये शेयर होता है मेघालय के साथ में। इस बॉर्डर के ऊपर में कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पर विवाद है। ठीक है, जहां पर क्या है दोस्तों, विवाद है किसके बीच में, असम और मेघालय के बीच में। तो उन्हीं विवाद में से एक विवाद जो है वो फिर से सामने आ गया है। अभी हाल ही के अंदर थोड़े दिन पहले दोनों राज्यों के बीच में, असम और मेघालय के बीच में, अभी 2022 में एक कन्वेंशन साइन हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया था कि ठीक है यार, इतने पुराने समय से हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अब उसको सुलझा लेते हैं। भाई दोनों ने आइडेंटिफाई किए कि 12 ऐसी जगह हैं बाउंड्री पर, बॉर्डर पर, जिन पे विवाद चल रहे हैं और कन्फ्लिक्ट होते हैं और उससे केओस उत्पन्न होता है 2 राज्यों के बीच में, है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सुलझा लेते हैं। तो पहला फेज स्टार्ट हुआ जिसमें बात कर रहे हैं अभी वो 6 अलग अलग पॉइंट्स पे, और फिर दूसरे में भी वो 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे। कुल मिलाकर 12 जगहों पर विवाद है, 6 करके इन्होंने 2 भागों में बांट लिया और 2 भागों में बांट के कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे, 6 एक बार में सुलझा लेंगे और 6 एक बार में सुलझा लेंगे। इस प्रकार से टोटल 12 पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है उनको ये सुलझाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि कुछ लोग थे वो लकड़ियाँ, माना जा रहा है कि लकड़ियाँ स्मगल कर रहे थे। तो स्मगल कर रहे थे तो जो असम पुलिस है उन्होंने उनको रोका। तो जब उन्होंने उनको रोका, ठीक है, बॉर्डर से वो टिम्बर जो है, लकड़ियाँ जो है वो स्मगलिंग कर रहे थे, तो जब उनको रोका तो असम पुलिस का कहना है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया और हमने डिफेंस के अंदर में फायरिंग की। और जब हमने डिफेंस में फायरिंग की तो उसमें जो है कुछ लोग मर गए। जो लोग मरे हैं, 6 लोग मरे हैं, उसमें से 5 लोग मेघालय के हैं और 1 जो है वो असम पुलिस से बिलोंग करता है। तो कुल मिला के 6 लोगों की इसमें जान गई है। अब मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनका कहना है कि जो ये असम पुलिस ने जो किया है ये बिल्कुल इनह्यूमन है और इसके ऊपर हम इंक्वायरी बिठाएंगे। तो एक चीफ जज, जो एक हाई कोर्ट के जज के निरीक्षण में एक इंक्वायरी कमेटी उन्होंने बिठा दी। बदले में असम ने भी कहा है कि हम भी इस मामले की जांच करेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इंटेंशनली ऐसा किया है और हमारी पुलिस इनह्यूमन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असम पुलिस का मानना है कि यार ये तो हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर में हमसे फायरिंग होगी, तो हम ऐसे काम करते नहीं हैं, सेल्फ डिफेंस कर रहे थे तो फायरिंग हमसे भी हो गई है। अब वो भी कह रहे हैं कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी की जांच होगी। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है उसके SP को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ साथ वहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको भी क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है असम के द्वारा। अब मुद्दा ये नहीं है कि किसको सस्पेंड किया किसको नहीं, मुद्दा ये है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो केओस है, ये होता क्यों है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे जो असम है ना, आज का असम जो है ये पुराने टाइम का मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और कई राज्य इसी के अंदर आते थे। ठीक है, ये कई राज्य इसी के अंदर आते थे। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे जो असम है इसको हमने क्या किया, अलग अलग राज्यों के अंदर में विभाजित किया। इसी प्रकार से जो आपका असम है इसमें से हमने एक अलग राज्य क्रिएट किया जिसका नाम था मेघालय। ठीक है, हमने असम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करके मेघालय को बना दिया। अब जो हमने मेघालय बनाया था
इसके ऊपर में कुछ बाउंड्री लाइंस के ऊपर में विवाद थे और ये विवाद बाद में जाके सामने आए, बाद में जाके इन विवादों के बारे में पता चला और तब से ये चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसे ही चला आ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था लेटेस्ट राउंड ऑफ डेवलपमेंट्स इसमें हुई थी 2022 के अंदर, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों राज्यों की सरकार के बीच में कि ठीक है यार मामला सुलझा लेते हैं, इतना पुराना मामला है, ठीक है, बहुत पुराना मामला है, इसको सुलझाते हैं, ठीक है। अब जब सुलझाने बैठे हैं तो ये विवाद हो गया, तो माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद में ये जो प्रोसेस है बातचीत की, यार ये कहीं डिरेल ना हो जाए, कभी ये फिर से रुक ना जाए, स्टॉल ना हो जाए, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों बात है। अच्छा दोस्तों, भारत के अंदर में ये पहला विवाद नहीं है, भारत के अंदर में ऐसे और भी बहुत सारे राज्यों के बीच में इस प्रकार के सीमा विवाद जो हैं वो होते रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा है असम के, तो मणिपुर के साथ भी है, मिजोरम के साथ भी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, इधर नागालैंड के साथ भी है। तो इसके विवाद जो है वो कई राज्यों के साथ है असम के, है ना। और वो विवाद के कारण क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये पहले सारा का सारा राज्य एक ही होता था, असम किंगडम तो एक ही होता था यार ये, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन करके बना दिया, तो बाउंड्री डिस्प्यूट तो है। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं है, ऐसा भारत के और भागों में भी है जहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट है। मुद्दा आता है यार इस प्रकार के बाउंड्री डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज जो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट मैपिंग जो है, उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम बाउंड्री मैपिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों तो इंटर स्टेट काउंसिल जो हम बनाते हैं हमारे आर्टिकल 263 के तहत प्रावधान, इंटर स्टेट काउंसिल, उनका यही काम होता है कि जब दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, चाहे वो इकोनॉमिक विवाद हो, किसी प्रकार का भी विवाद हो, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल होती है, जो लगभग अभी फंक्शनल नहीं है। अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल जो अभी काम नहीं ही कर रही है, आप ये मान के चलो। इसके अलावा भारत में जोनल काउंसिल का भी प्रावधान है, जोन काउंसिल बनती है, ठीक है। ये जोनल काउंसिल जो है ये भारत के अंदर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती है। स्टैट्यूटरी मतलब कानून के तहत इनको बनाया गया है, संविधान के अंदर नहीं बनाया। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जोनल काउंसिल एक क्या है दोस्तों, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने पार्लियामेंट के एक्ट के तहत में हमने बनाया है, ठीक है साहब, बना लिया। अब ये कह रहा है कि जो जोनल काउंसिल हमने बनाई है, जो जोनल काउंसिल हमने निर्मित की है, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें तो जोनल काउंसिल पार्लियामेंट के एक्ट से पास किया हमने। देश के अंदर में 5 जोनल काउंसिल बनाई स्टार्टिंग में, जो एक्ट पास हुआ। फिर हमने एक 6ठी जोनल काउंसिल बनाई, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। इस जोनल काउंसिल के अंदर में अलग अलग जोन, हमने जो भारत को डिवाइड किया है अलग अलग जोन में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ठीक है, इस प्रकार से सेंट्रल जोन ऐसे, और नॉर्थ ईस्ट जोन, ऐसे कुल मिला के अब 6 जोन बना दिए। तो अलग अलग जोन की बैठक होती रहती है और आपसी विवाद जो है उसमें सुलझाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की भी एक ऐसी काउंसिल है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उसके अंदर में हिस्सा लेते हैं और वो बात करते हैं बैठ के कि यार क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सुलझाएं। तो ये जो प्रॉब्लम है इंटर स्टेट प्रॉब्लम दोस्तों, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, लंबे समय से चली आ रही है और इनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए और परसिस्टेंट इनके ऊपर में काम भी चल रहा है वर्तमान की सरकार के द्वारा किसके अंदर। अभी देखो यार, पहले ही अपने बाउंड्री डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट पहले ही बहुत से बाकी देशों से, तो हमें कम से कम देश के अंदर में ऐसे डिस्प्यूट नहीं रखने चाहिए। तो ये मुद्दा है टॉपिक का, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ना इस मुद्दे को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, असम मेघालय, ठीक है, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। क्यों डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, इंटर स्टेट रिलेशन और गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, जीएस पेपर 2 का भाग है। Both Meghalaya and Assam said they would seek a probe from central agencies into the Assam police firing that killed 6 people. दोनों कह रहे हैं कि यार हम ठीक है अपनी अपनी इंक्वायरी कमेटी तो बनाएंगे, बट दोनों दे वर डिमांडिंग कि एक सेंट्रल कमेटी जो है वो इस मामले की क्या करे, जांच करे। 6 लोग इसमें मारे गए, असम फॉरेस्ट गार्ड जो है वो भी इसके अंदर मारे गए और बाकी 5 लोग और जो है इसमें मारे गए हैं। साथ ही साथ में कई सारे लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं इस क्लैश के अंदर, जो असम पुलिस और एक भीड़ के बीच में हुई है, जिसको भीड़ बताया जा रहा है। ये जो है इट टुक प्लेस इन एन एरिया बॉर्डरिंग द वेस्ट कार्बी आपका आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड मुखरोहो विलेज और इन मेघालय, वेस्ट जैंतिया हिल।
तो वेस्ट जैंतिया हिल का जो पहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ में जो आपका वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर ये झड़प हुई है। असम पुलिस ने कहा है कि यार वो अपने सेल्फ डिफेंस में उनको फायर ओपन करनी पड़ी। जब वो तस्करी कर रहे थे लकड़ियों की, तो उनको जब रोक के चेक किया गया तो उन्होंने उनको घेर लिया और उनके ऊपर में गोलियां चलाने लग गए। तो हमें भी गोलियां चलानी पड़ी, तो हमने तो ये सेल्फ डिफेंस में किया है। अब मेघालय का रिस्पॉन्स क्या आया है इसके ऊपर, तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, कोरनाड संगमा, उन्होंने कहा है कि ये असम पुलिस का बड़ा ही इनह्यूमन एक्शन है, अमानवीय इसको करार दिया गया है। और साथ ही साथ में एक जुडिशियल कमेटी यहां पे बना दी है, ठीक है, ताकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उस पूरी शूटिंग की क्या करेगी दोस्तों, जांच करेगी, ठीक है। तब तक जब तक सेंट्रल एजेंसी ना हो जाए, बात तो डिमांड तो किसकी हो रही है कि केंद्र सरकार की कोई एजेंसी इसकी जांच करे, तो जब तक केंद्र सरकार की एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक स्टेट ने इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन जो है वो क्या कर दिया है दोस्तों, नियुक्त कर दिया है। अब इस पे असम की क्या प्रतिक्रिया है, असम का क्या रिएक्शन है, कह रहे हैं असम हैज अनाउंस्ड अ 1 मैन इंक्वायरी कमीशन, असम ने भी कर दिया है दोस्तों, ठीक है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं उनके तहत में बना दिया है। उसके अलावा जो वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है उसके एसपी को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया है। और साथ साथ में जो जिरकिंदिंग पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, किसके दोस्तों, खिरोनी फॉरेस्ट रेंज के, उनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये असम का रिएक्शन यहां पे रहा है। मुद्दा कहां है, यहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया बॉर्डर डिस्प्यूट है, और बॉर्डर डिस्प्यूट होने का एक बड़ा कारण क्या है कि जो मेघालय है ये अनडिवाइडेड असम से ही तो बनाया गया था, और जब एक राज्य में से दूसरा राज्य बनाया जाता है तो अमूमन इस प्रकार के विवाद जो हैं वो होते हैं। तो बॉर्डरिंग डिस्प्यूट, अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करूं तो कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अनडिवाइडेड असम जो है इट इंक्लूड प्रेजेंट डे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम। मेघालय जो है वो भी इसी से बनाया गया था 1972 में, ठीक है। मेघालय जो था वो किससे बनाया गया था, 1972 के अंदर में वो असम से ही काट के बनाया गया था। इट्स बाउंड्री वाज डिमार्केटेड एज पर द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969। इसकी सीमाओं को 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमांकित किया गया था, लेकिन तब से सीमा का एक अलग ही व्याख्या की गई। लेकिन उसके बाद में अलग अलग लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रही है। सीमा का बंटवारा तो हुआ 1972 में जब ये अलग राज्य बना, लेकिन दोनों के हिसाब से, दोनों राज्यों के हिसाब से अपनी सीमा वो अलग अलग मानते हैं, वो अलग मानता है और ये अलग मानता है, और इसी की वजह से दोस्तों ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। Some of these disputes stem from recommendation made by 1951 committee headed by then Assam Chief Minister गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है। इनमें से कुछ विवाद असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली 1951 की समिति के द्वारा की गई सिफारिशों से उपजे हैं। कुछ विवाद तो जो गोपीनाथ बोरदोलोई की जो असम के चीफ मिनिस्टर थे 1951 के अंदर, उन्होंने कुछ ऐसी रिकमेंडेशन रखी थी, तो कुछ तो विवाद वहीं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। लांगपी जो है वेस्ट गारो हिल्स के अंदर में, मैं आपको दिखा देता हूं, लांगपी अभी दिखाया ना हमने, ये लांगपी, ये जो है वेस्ट गारो हिल के अंदर में, यहां जो है ये बड़ा एक विवाद का रीजन है, यहां पे बहुत विवाद होता है इस पे। ये क्लैश पॉइंट है दोस्तों आपका, ठीक है। ये असम के आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट से क्या करता है, लगता है एक मेजर फ्लैश पॉइंट है। लांगपी जो है इट वाज पार्ट ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड, असम का भाग था कॉलोनियल पीरियड के अंदर में, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इट हैज बीन बिकम ए पार्ट ऑफ गारो हिल्स एंड मेघालय। तो आज़ादी के बाद में क्या हुआ भाई, पहले तो ठीक है ये असम के अंदर ही आता था, लेकिन बाद में इसको किस में मिला दिया गया, वेस्ट खासी हिल के अंदर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि जो असम पुलिस है वो अपने बार बार चेक पॉइंट लगा देती है, ठीक है। असम पुलिस अपने चेक पॉइंट लगाती है, तो जिसकी वजह से बार बार जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई कदम नहीं उठाए, देयर आर वेरियस एफर्ट विच आर बीन टेकन फ्रॉम देन सिंस देन, और प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को सुलझाया जाए, बट अभी कुछ हुआ है, देखते हैं। 2011 के अंदर जो मेघालय की गवर्नमेंट है हैज़ आइडेंटिफाइड 12 एरियाज ऑफ डिफरेंस विद असम। उसने असम के साथ 12 अलग अलग ऐसे जो है डिफरेंस वाले जो एरिया हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। दे स्प्रेड अप्रोक्सीमेटली 2700 स्क्वायर किलोमीटर। 2019 के अंदर मेघालय ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की थी कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो कि इस मामले की वो क्या करे, बीच में अधीनस्थ बीच में आके इस मामले को क्या करे, वो सुलटवाए, बट वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। 2019 में मेघालय गया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जाओ केंद्र सरकार को आप डायरेक्शन दो ताकि केंद्र सरकार इस विवाद को क्या करे, सुलझवाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई अपने बस की नहीं है, ये दिमाग खराब मत करो मेरा। 2022 में असम और मेघालय दोनों ने मिलके भाई इन्होंने कहा कि यार एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास करते हैं, और एक दोनों ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है एक पास किया, और दोनों ने पहली बार कहा कि चलो पिछले 50 साल के अंदर में जो हम दोनों राज्यों के बीच में विवाद है, चलो आज बैठ के उसको सुलझा ही लेते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ उस समय असम चीफ मिनिस्टर और उसके मेघालयन काउंटर पार्ट जो थे, जो अब उसके बीच में, और होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, दिल्ली के अंदर में। और इन्होंने कहा कि 12 पॉइंट है जिस पे विवाद है, पहले 6 को अभी सुलटा देते हैं, फेज 2 में बाकी 6 को सुलटा देंगे, ठीक है। सेकेंड फेज जो है अभी उसका आना बाकी है, बट अभी पहले फेज की बात चल रही थी, बट अब ये पंगा फंस गया है, ठीक है। इस सीमा विवाद से पक्की बात है जो बातें अभी शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से अटक जाएगी, ऐसा सोचा जा रहा है। सर आगे क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर हम बात करें तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो होते हैं स्टेट के अंदर में वो अमूमन होते ही हैं, ठीक है। भारत के कई राज्यों में ऐसे बाउंड्री डिस्प्यूट है, बट आप इनको सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट मैपिंग जो आधुनिक तकनीक है दोस्तों, उसके माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। दूसरा, इंटरस्टेट काउंसिल जो संविधान के अंदर आर्टिकल 263 के अंदर बनाई जाती है, यार उसका काम ही यही है, इस प्रकार के जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं उनका सुलझाना। तो ये जो काउंसिल है इसका इस्तेमाल करो ना। अब जब संविधान ने एक मैकेनिज्म दे रखा है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लेकिन हमारे देश के अंदर वर्तमान के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो लगभग डेड है, हमें इनको रिवाइव करना पड़ेगा। दे आर द, ये फेडरल मैकेनिज्म जो है हमारा, उसका एक ट्रू सेंस के अंदर में एक अच्छी चीज है, इसको हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, दोबारा से हमें कारगर करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं। इसके बाद हमने जोनल काउंसिल भी बना रखी है। मैंने बताया था जोनल काउंसिल हमने पार्लियामेंट में कानून पास करके जोनल काउंसिल भी बना दी। इस जोनल काउंसिल के तहत हमने भारत में 5 जोन क्रिएट किए और बाद में हमने एक 6ठा जोन बना दिया। अब ये 6 जोन तो हैं, और इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, गृह मंत्री, और इनकी समय समय पे बैठक भी होती रहती है। तो जब नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल की मीट हो तो गृह मंत्री को पकड़ लेना चाहिए सारे को, इधर आओ भाई सारे के सारे, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, पकड़ो, बिठाओ और कहो भाई सुलझाओ इसको यार, ठीक है, सुलझाओ। ये स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है, तो इन मैकेनिज्म का सरकार को सहारा लेके इस प्रकार के विवाद को सुलझाना चाहिए यार। नॉर्थ ईस्ट जो वेस्ट पहले ही अगर मैं डेवलपमेंट पाथ में देखूं तो यार बहुत पीछे है, तो हम ये और अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस प्रकार के केओस की वजह से वो और डेवलपमेंट की प्रोसेस में वो क्या चला जाए दोस्तों, पीछे चला जाए। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च की भी हम बात करते हैं, इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे ग्रेटर टिपरालैंड। ये टिपरालैंड की जो डिमांड उठी है, मैंने ये टॉपिक कवर भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो। सो टिपरालैंड वाला क्या मुद्दा है? असम मिजोरम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, ये क्या है? असम मणिपुर का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? असम के तो बहुतों के साथ में विवाद है, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा डिटेल में आप इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हो, आप चाहो तो जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हो, बिकॉज यहां से आपके सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में। एक सवाल मैं भी दूंगा, बट आज फर्क क्या होगा दोस्तों, आज हम क्वेश्चन देंगे लेकिन क्वेश्चन का जवाब आपको आज नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन का जो जवाब है वो कल आपको मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब कब मिलेगा दोस्तों? कल, या जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें मेरी तरफ से पिन कर दिया जाएगा। यही नहीं, जो बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका जवाब देगा उनके आंसर को दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बाकायदा। हम अपनी क्लास के अंदर बताएंगे भाई किसने सबसे अच्छा आंसर जो है, सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर जो है वो दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। कल से, आज से ये होगा। तो आज मैंने जितने भी अपने ये रखे हैं ना, इनके अंदर में मैंने आंसर नहीं दिए हैं आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आंसर आपको अभी नहीं बताने हैं, बाद में आपको बताने हैं, ठीक है। बाद में कब दोस्तों? जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओगे। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में अच्छा आंसर देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, उनको अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, उन बच्चों को हम यहाँ पर, मैं इनके नाम दिखाऊँगा, ठीक है। और कुछ जो विनर्स होंगे दोस्तों उनको पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग का भी क्या मिलेगा मौका, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होंगे भाई, ऐसे बच्चे जो लगातार सही जवाब दे रहे हैं उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी नहीं देना, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाती ना उसके बाद के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है दोस्तों। देखो भारत में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को उठा के आपसे सवाल कर सकते हैं, है ना, कोई भी। रीजन क्या है दोस्तों बॉर्डर डिस्प्यूट्स के, ये पूछा जाएगा।
इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल के बारे में पूछा जाएगा, इनका पर्पस और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। सो दीज आर द प्रीलिम स्पेसिफिक, ये प्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, दीज कैन बी आस्क्ड टू यू, आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल दिया है मैंने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। आपसे क्या पूछा है कि इंटर स्टेट बॉर्डर, अपनी कॉपी पेन निकाल के लिख लो अगर किसी को अभी लिखना हो, बाकी पीडीएफ में मिल ही जाएगा। कह रहा है जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। इसके हिसाब से हमने 5 जोन बना रखे हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथ सदर्न, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों होम मिनिस्टर जो है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है की तरफ से वो इसको प्रिसाइड करता है एज अ चेयरमैन, वो इसकी अध्यक्षता करता है चेयरमैन के रूप में। अब आपको ये हिंदी में है दोस्तों, आपको इनके उत्तर के बारे में मुझे बताना है कि ए, बी, सी या डी। कमेंट बॉक्स में अभी कोई नहीं बताएगा, ये जवाब आपको बाद में देना है जब हमारा कमेंट बॉक्स बाद में एक्टिव हो जाएगा। इज इट ओके टू यू? चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। एक सवाल भी है, मेंस का भी रखा है मैंने। देखो मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं मॉर्निंग में भी सवाल देता हूं आपको, ठीक है, सुबह सुबह भी मैं कराता हूं, जो एडिटोरियल में मैं उसमें भी कराता हूं। यार देखो मेरा तो भरसक प्रयास है कि यार आपको बेस्ट मैं चीज़ें कराऊं, और पता नहीं यार आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं वो दूं बेस्ट रहे जो, ठीक है, जो आपको कहीं से ना मिल रहा हो, ठीक है। ये मेरा हमेशा से था भी जो है लक्ष्य, और ये रहेगा भी। चलिए दोस्तों एक बार यार गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला जो मुद्दा है वो है साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो अभी देश में नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? कंबोडिया की कैपिटल। इंडिया और आसियान की क्या चल रही है? बैठक चल रही है। तो वहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने आशा जताई है कि जो चाइना और आसियान देशों के बीच में थोड़े दिन पहले अभी एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन हुआ था ना, वो बाइंडिंग नहीं था। आपको पता है दोस्तों साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स हैं और अलग अलग देश उन आइलैंड्स पे क्लेम करता है। एक देश कहता है ये मेरे है, एक देश कहता है ये मेरे है, एक देश कहता है ये मेरे है। जो भी आसियान कंट्री है वो किसके साथ कन्फ्लिक्ट में है? चाइना के साथ में। लेकिन इन सब का बाप कौन बना बैठा है? चाइना। चाइना कह रहा है सब कुछ मेरा है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर मतलब पूरा मेरा है। ऐसे तो इंडियन ओशियन है, क्या पूरा इंडिया का थोड़ी ना हो जाएगा भाई। हम कह दे श्रीलंका तू भी हमारा ही है क्योंकि इंडियन ओशियन में है तो इंडिया पे नाम है ना। तो ये चाइना की बकवास बात है। तो चाइना भी क्लेम दिखा रहा है और बाकी के देश जो हैं वो भी क्लेम दिखा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार एक रीजनल टेंशन बढ़ रही है ना। तो ऐसे में आसियान और चाइना वाले बैठे, इन्होंने कहा कि यार चलो इस पे बातचीत कर लेते हैं। बातचीत जब हुई तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, और उस समय जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उन्होंने कहा कि ठीक है ये हम बना रहे हैं अभी के लिए, लेकिन ये किसी पर भी बाध्य नहीं होगा, ना आप पे ना मेरे पे। कह रहा ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने ये भी कसम खाई, दोनों ने माँ कसम बोला। चाइना बोला कि मुझे अपने चमगादड़ों की कसम। चाइना ने कहा कि अब नहीं, आगे जाके हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, कि हम एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करेंगे जो दोनों पर बाध्य हो। वो समय अभी आ गया है जब चाइना और आसियान देश दोबारा बैठेंगे और साउथ चाइना सी के ऊपर में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। अब हमारे राजनाथ सिंह जी को तो पता ही है चाइना वालों की आदत क्या है, ठीक है। वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें थोड़ी ना बना सकते हैं। तो भारत ने कहा है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पिछली बार ये याद दिला रहे हैं कि देख लेना, पिछली बार उन्होंने चमगादड़ की कसम खाई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमें हमारे चमगादड़ की कसम है। तो बस ये याद दिला रहे हैं कि अगर झूठ बोले तो बता दियो कि चमगादड़ की कसम खा रखी है। तो ये भाई साहब जो थे, मैडम हंसने लग गई, कह रही सर ये क्या बात हुई, ठीक है। ये भी बोला ठीक है दिलवा देंगे याद, लेकिन ये बात को समझ गए, ये भांप गए, कह रहे हो मुद्दे की बात तो कही आप ही ने, याद दिला दी, हम तो भूल गए थे। तो उन्होंने फटाक देसी हाथ मिलाया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कोई दिक्कत है, हमारे होम जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे कोई बात ना यार, धर्म बनता है मेरा, बता दी मैंने, तेरे कोई टेंशन न लो। तो ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट शुड अलाइन विद द इंटरनेशनल लॉ। साथ ही साथ में हमारे होम डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम भी भाई यही उम्मीद करते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बने ना वो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून के अनुरूप बने, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही चाहता है
कि जो समुद्री रास्ते हैं ये फ्री हो, ओपन हो, सभी के लिए एक्सेसिबल हो, है ना। अब ये जो साउथ चाइना सी है ये एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करता है। ये एरिया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। मलाक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता होगा ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये भी यकीन है आप पे। आप मेरे ही छात्र हो, मेरे ही स्टूडेंट हो, तो मेरी उम्मीद कैसे तोड़ सकते हो आप, मुझे पता है आप कम ही पढ़ते हो। तो मलाक्का स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट जो इंडियन ओशन, हिंद महासागर को किससे जोड़ती है दोस्तों, वो आपका दक्षिण पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। अब मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक जो है, जिसमें भारत को एक अहम भूमिका दी गई है, वो स्टेबल हो, ठीक है। और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करे। आसियान देश भी कह रहे हैं कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा ये यूएन क्लॉज के अनुरूप होगा, और यूएन क्लॉज जो है उनको मानते हुए ही चाइना जो है इस कानून को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए इस पे बात कर रहे हैं पूरे इस मुद्दे पे। जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। इंडिया होप दैट ऑनगोइंग नेगोशिएशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट for the South China Sea will be fully consistent with international law। ये कह रहे हैं कि ये जो होगा ये इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकदम कंसिस्टेंट रहेगा। हम ये बात मान के चल रहे हैं, और पर्टिकुलरली कहा जा रहा है कि जो यूएन क्लॉज है उसके तहत होगा। इंडिया ने भी कहा है, समय समय पे हम तो कहते रहे कि भाई हम चाहते हैं फ्री, फेयर और इंक्लूसिव ऑर्डर बने इंडो पैसिफिक के अंदर। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये फ्री बने, इंक्लूसिव बने, ओपन रहे सभी के लिए, ठीक है, बेस्ड अपॉन रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग एंड एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल रूल एंड लॉ। ये आपको समझना है कि भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, बातचीत के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के पालन के आधार पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी व्यवस्था की क्या करता है, मांग करता है। Other countries including India are stressing on the importance of code of conduct in the South China Sea being consistent with the UN clause। जो यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशन के जो लॉ ऑन द सी है ना 1982, कह रहे कि हम भी चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। और चाइना जो है लेकिन बार बार कह रहा है कि भाई मैं साउथ चाइना सी के अंदर में कोई बाहरी शक्तियों का इंटरफेरेंस नहीं चाहता। ये बार बार चाइना इसी बात पे इंसिस्ट कर रहा है, चाइना इसी बात पे अड़ा बैठा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी शक्ति इसके अंदर में क्या करे, इंटरफेयर करे। ये चाइना का मानना है, चाइना का कहना है। अबाउट द कंडक्ट, इस कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये अपग्रेड वर्जन होगा। किसका दोस्तों? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही दोस्तों यहां पर एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी जिसको डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट बोला गया था। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, इससे पहले डिक्लेरेशन, अभी सीओसी है, थोड़े दिन पहले डीओसी। तो सीओसी इज एन अपग्रेड वर्जन ऑफ द डीओसी। डीओसी जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो नवंबर 2002 के अंदर में चाइना और 10 आसियान के जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन साइन की थी, ठीक है, जिसको हम कंडक्ट साइन की थी, जो डीओसी बोलते हैं। किसके ऊपर? साउथ चाइना सी। कब की बात कर रहा हूं? नवंबर 2000। और इसी टाइम पे उन्होंने चमगादड़ की कसम भी खाई थी। द डॉक्यूमेंट सॉ ऑल 11 पार्टीज प्लेज देयर कमिटमेंट टू इवेंचुअली कंक्लूड अ बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। और दोनों ने उसी टाइम पे कहा था, ठीक है, 11 के 11 जो देश बने थे उन्होंने कहा था कि हम भाई आगे चल के ना एक ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धता जो है वो हम तैयार करेंगे, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऐसी आचार संहिता हम बनाएंगे जो सारे देशों के ऊपर में क्या होगी, बाध्य होगी और लागू होगी, और हम सब उसको फॉलो करेंगे। इट नोटेड दैट द अडॉप्शन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी वुड फर्दर प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसमें यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर के अंदर में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे इसके अपनाने से शांति और स्थिरता जो है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में। दक्षिणी चीन सागर जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। मैंने आपको पहले ही बताया ये हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। इसके अंदर में कई सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे छोटे। अब चाइना कहता है मेरा है, ठीक है, वियतनाम कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है, फिलीपींस कहता है मेरा है। उसी चीज के ऊपर में यहां पर क्या है दोस्तों, डिबेट है। चलिए बात करते हैं। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट आर मैरीटाइम आइलैंड क्लेम्स अमंग द वेरियस सॉवरेन स्टेट इन द रीजन। दक्षिणी चीन सागर विवाद जो है ये क्षेत्र में विभिन्न संप्रभु राज्यों के बीच में समुद्री और द्वीपीय दावे को दर्शाता है। अलग अलग जो देश है वो या तो समुद्र पे अपना दावा दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, या वो ये कह रहे हैं कि ये जो द्वीप है
ये मेरा है, ठीक है। उसी दावे को हम किस नाम से जान रहे हैं? दक्षिणी चीन सागर विवाद। द कंट्रीज सच एज चाइना, इसमें जो देश आपस में कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, जिनके सींग फंसे हुए हैं, वो है चीन, उसके बाद ब्रुनई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है। अब देखो यार, ये चाइना के सामने सारे देश तो कुछ भी नहीं, मिल के भी आ जाए तो चाइना पटेल दे इनको, रगड़ देगा बुरी तरीके से, है ना। तो ये चीज़ है। और ये जो क्षेत्र है ये जियोपॉलिटिकली दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें भारत को महत्वपूर्ण अहम भूमिका दी गई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, दैट्स वाई वी आर इंसिस्टिंग कि जल्दी से इसका कुछ हो जाए, समाधान बढ़िया हो जाए। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी। देखो साउथ चाइना सी है कहाँ पे? तो ये रहा साउथ चाइना सी, ठीक है। ये साउथ चाइना सी है, ये आपके बाकी आसियान कंट्री है, लाओस है, इधर ये जो बिल्कुल इसके साथ में देश है ये वियतनाम है, दिस इज लाओस, दिस इज कंबोडिया, दिस इज थाईलैंड। थाईलैंड, बैंकॉक, सबने सुना है नाम, सब चाहते हो जाना, मुझे पता है, मना भले ही करो लेकिन जाना सब चाहते हो। एक बार तुम्हारी जीवन का लक्ष्य है कि जाया ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, कौन सा किस चीज को क्लेम कर रहा है? ये है दक्षिणी चीन सागर, ऊपर ये है सबकी जान का दुश्मन क्या है दोस्तों? चाइना, है ना। चाइना के बाद इधर है ताइवान, ये रहा ताइवान, और ये बीच में रही ये ताइवान स्ट्रेट, ये रही क्या आपकी ताइवान स्ट्रेट। अब नीचे दिखाया गया है चाइना और ताइवान कौन से एरिया को क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि बेटे ये जो पूरा एरिया है ये मेरा है, चाइना और ताइवान कहते हैं ये हमारा है। मतलब चाइना कहता है कि ये पार्सेल आइलैंड, ये स्पार्टली आइलैंड और ये आपका स्कार्बन आइलैंड, स्कार्बन शोल ये रहा, ये सब मेरे हैं। तुम क्या कह रहे हो ये तेरा है, ये मेरा है, सब छोड़ दो, भूल जाओ, सब मेरा है, ये कह रहे हैं। अब इधर जो है यहाँ पे वियतनाम बाबा कहता है कि देखो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये मेरा है, ठीक है। चाइना कह रहा है बावड़ा तो नहीं हो गया है, भांग पी के आया, ये एरिया तेरा है? हमारा है ये एरिया, हम चाइनीज हैं, हम सूप पीते, तेरा भी सूप बना के पी जाएंगे, देख ले। तो ये एरिया ये कह रहे हैं हमारा है। फिर आ गया हमारा फिलीपींस भाई साहब, फिलीपींस कह रहा है कि सुनो ये एरिया मेरा है, ठीक है। अब ब्रुनई भी कहाँ शांत रहने वाला है? ब्रुनई कह रहा है सुनो रे, हेलो फ्रेंड, ये मेरा है, ठीक है, ये भी मेरा है। और ये सिंगापुर कह रहा है कि ये मेरा है भाई, मलेशिया कह रहा है ये मेरा है। अब इस पे देखो तेरा और मेरा है, क्या लेके आए थे इनको कोई जाके बताओ, ठीक है। इनको कोई इंडिया में जो कहावत आती है ना, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, कोई बताओ इनको जाके। इंडिया में मैं सोच रहा हूँ इंडिया के 2-4 बाबा को भेज देना चाहिए मैं टेम्परेरी टाइम के लिए, जो इनको सिखाया जाके कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, ठीक है। यहीं रह जाएगा सब कुछ, नश्वर ये शरीर है ना, तो ये सिखाना चाहिए जाके। क्या कहते हो भाई, कौन कौन सहमत है इस बात पे कि इनको सिखाना चाहिए? सबसे पहले तो चाइना वालों को सिखाओ जाके यार। देखो आप में से कुछ लोग जो हैं भविष्य के अंदर में वो बेहतरीन बाबा बनेंगे, मुझे मतलब इस बात पे मैं निश्चिंत हूँ, ठीक है। मुझे पूरा इस बात के ऊपर में मतलब विश्वास है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बेहतरीन आगे चल के बेहतरीन किस्म के बाबाओं के अंदर में तब्दील होंगे, बेहतरीन बाबा बनेंगे वो अपने समय के। तो वो इस बात को जाके प्लीज़ इनको बताइएगा कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, सब यही रह जाएगा, है ना। अच्छा, क्लेम जैसे मैंने बताया चाइना, ताइवान, वियतनाम जो है वो, ये जब मैं आपको दे दूं पीडीएफ तो बैठ के इस डायग्राम को देखना, या मुझे लग रहा है इसके ऊपर में कीलास करवानी पड़ेगी, हमें कीलास करवाते हैं इस पे। तो जो चाइना है वो क्लेम करता है कि भैया चाइना, वियतनाम और ताइवान जो है ये कहते हैं कि पार्सेल आइलैंड हमारा है। फिलीपींस, चाइना और ताइवान कहते हैं कि जो स्कार्बो आइलैंड है, शोल है, ये हमारा है। स्पार्टले आइलैंड के ऊपर में क्लेम कर रहे हैं चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई एंड फिलीपींस। चाइना तो कह रहा है सब मेरा है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, अब ये इंपॉर्टेंस जो है वो जरूरी है। ये जो साउथ चाइना सी है ना, वाई इंडिया इज इंटरेस्टेड, नॉट अलोन इंडिया बल्कि द होल वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इनटू दिस, ठीक है। बिकॉज ये जो क्षेत्र है ये जोड़ता है यार, इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और इधर इंडियन ओशियन है। बीच के अंदर में क्या पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बीच में पड़ता है, देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, कुल्ला लुम्पार, यहाँ पे ये है आपका मलाका स्ट्रेट यहाँ से, ठीक है, उसके नीचे है सुंडा स्ट्रेट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी साउथ चाइना सी से सारा का सारा सी रूट होके इंडियन ओशियन जाता है, और बहुत सारा व्यापार जो है इस एरिया से दुनिया का होके गुजरता है। दुनिया का 1/3 जो शिप व्यापार है, शिपिंग जो है वो इसी एरिया से होके गुजरता है, इसीलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
साउथ चाइना सी जो है इट होल्ड्स ट्रिमेंडियस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स लोकेशन। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडिया, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये जोड़ता है दोनों को। दुनिया के, अगर मैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाटकट की अगर मैं डेटा की बात करूं तो भाई साहब यहां से 1/3 जो आपका पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो यहीं से हो रहा है। They can carry trillions of trade which makes it significant geopolitical water body। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों व्यापार के लिए। ठीक है, खरबों का व्यापार होता है यहाँ से, अरबों का नहीं, खरबों का। तो इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है और सबके सब कह रहे हैं तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ठीक है, ऐसा किया जा रहा है यहाँ पे। बट कोई, मैं कह रहा हूँ कि भारत में से कोई जाके बताओ इनको, कोई बाबा किस्म की प्रवृत्ति का आदमी हो आप में से, कि भाई कुछ ना तेरा है ना कुछ मेरा है, जो लेके आए हो वो सब यही रह जाना है, आगे आपके पास में कुछ नहीं जाना है। आपको बताना पड़ेगा इनको ये बात। कौन कौन बताएगा, जाके बताओ इसको। यार वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तुम, बस मैं नाराज़ हूँ तुमसे इस बात पे। ना तुम लाइक कर रहे हो ना तुम शेयर कर रहे हो। आई एम वेरी 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 नाराज़ टू यू। मैं आप लोगों से इस पे बहुत नाराज़ हूँ भाई। बट जिन्होंने कर दिया उनको तो भाई धन्यवाद भी है मेरा, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। ठीक है, कितना है, कोटि कोटि नमन है उनको मेरा। चलिए रिलेटेड सर्च पे आते हैं तो यूएन क्लॉज की बात करते हैं, क्या है यूएन क्लॉज। इसके अलावा आसियान कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको देख लेना है। और जो एक 9 डैश लाइन बोलते हैं हम इसको, 1 2 3 ऐसे 9 डैश लाइन, तो वो 9 डैश लाइन क्या है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है, देखनी है। देखो सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, जैसे ये डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट क्या है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, है ना। ये अभी मैंने बताया ना डीओसी क्या है, व्हाट इज़ दिस सीओसी डीओसी पूछा जा सकता है। कंट्री कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, डिस्प्यूटेड आइलैंड एंड देयर लोकेशन, कौन कौन से आइलैंड हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है जो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये सवाल भी आपसे किया जा सकता है कि डिस्प्यूटेड आइलैंड और साथ साथ उनकी लोकेशन। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्ट्रेट मतलब जल संधि है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पासेज यहाँ होते हैं, कौन से महत्वपूर्ण समुद्र हैं यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, सवाल आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएन क्लॉज जो है ये क्या है, व्हाट इज यूएन क्लॉज, सवाल पूछा सकता है। आपसे कह सकता है लोकेट ताइवान स्ट्रेट और लुजोन स्ट्रेट, तो मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट मैपिंग का सवाल है। प्रीलिम्स में सवाल भी मैंने दिया है आपको, एक सवाल मैंने दिया है, पढ़िएगा। आगे से मैं हट रहा हूं दोस्तों, पढ़िएगा क्योंकि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्लास खत्म होने के बाद विद एक्सप्लेनेशन। जो अच्छा जवाब देगा दोस्तों कल हम उसको देखेंगे, हाईलाइट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, विचार करो। द साउथ चाइना सी इज बॉर्डर्ड बाय चाइना इन साउथ, वियतनाम इन वेस्ट and south, Philippines in west and island of Borneo in the north. It is connected by Taiwan Strait with the East China Sea and Luzon Strait with the Philippine Sea. The Code of Conduct is an upgraded version of Declaration on the Code of Conduct parties in the South China Sea. आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये हिंदी वाले छात्रों के लिए है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिणी चीन सागर की सीमा दक्षिण में चीन, पश्चिम और दक्षिण में वियतनाम, पश्चिम में फिलीपींस और उत्तर में बोर्निया द्वीप से लगती है। यह पूर्वी चीन सागर के साथ ताइवान जल मध्य डमरू और फिलीपीन सागर के साथ लुजोन जल मध्य डमरू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो आचार संहिता है ये दक्षिणी चीन सागर में पार्टियों के आचरण पर घोषणा का एक उन्नत संस्करण है। सही जवाब आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बिगेस्ट आपके लिए ऑफर चल रहा है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जिस पे लगभग आपको 44,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरा कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है सुमित10 कोड यूज़ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। समय देखो निकला जा रहा है, हरी अप, ये ऑफ़र ऐसा है जो कभी नहीं आएगा, तो जाओ और यार इसको फटाफट से जाके आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है, मेरा कोड रहेगा सुमित10, देख सकते हो, प्लस कॉम्बो
जो पहले 81,000 रुपये में आ रहा था, अब सिर्फ 54,999 में, और आइकॉनिक कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ आपको 60,999। ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगले साल लेंगे या 2023 में प्रीलिम्स के बाद करेंगे, तो मैं बता दूं दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप कर सकते हो। अब समय का वेट मत करो, फटाफट ज्वाइन कर लो दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल है, उम्मीद ये भी करूँगा कि आप इससे भी जुड़ जाएं फटाफट से। टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो इसको भी आप जाके फॉलो कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ई टॉपिक वह हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अल नीनो और ला लीनो वेदर पैटर्न। ठीक है, एल लीनो और ला लीनो क्या होते हैं, मैं बहुत ही आसान शब्दों के अंदर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, हम ये आपको बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। चलिए इस पे चर्चा कर रहे हैं हम। एल लीनो और ला लीनो के वेदर पैटर्न एंड जो है वो चेंज हो रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है द हिंदू के अंदर में, इसमें कहा है कि एल लीनो और ला लीनो का जो वेदर पैटर्न है वो चेंज कर रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, ये यहां पे बोला गया है। ठीक है, जीएस पेपर 1 से संबंधित है। इसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोन। ठीक है, अ न्यू स्टडी प्रोजेक्ट दैट, अभी एक नए अध्ययन के अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन से जो हमारे पास एल नीनो होता है, ठीक है, उससे वेदर पैटर्न जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 2030 तक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अ डिकेड बिफोर विच वॉज अर्लियर प्रेडिक्टेड। पहले हमने कहा था कि एल नीनो और ला लीनो 2040 में जाके बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने उस प्रिडिक्शन को 10 साल आगे कर दिया और हमने कह दिया नहीं नहीं भाई 2030 में ही हो जाएगा, है ना। अभी एक स्टडी के अंदर में ये पाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों आपको? ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? ये कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन की बात कर ले, थोड़ा इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। देखो एक बात समझो, जो एल नीनो है उसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन। इन दोनों को जब हम कंबाइंड मिलाते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं एनसो। क्या बोलते हैं हम आपका? एनसो। एनसो कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एल नीनो और ला लीनो एंड नेचुरल स्टेट बिटवीन द टू अपोजिट इफेक्ट इज कॉल्ड एज एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। सदर्न ऑक्सीलेशन जो है इट इज अ लार्ज स्केल चीज इन द सी लेवल। समुद्र के लेवल में ना थोड़ा अंतर आता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डायग्राम से बताऊंगा प्रॉपर, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो जो सदर्न ऑक्सीलेशन है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर में जो सी लेवल है आपका वो चेंज होता है। कहां पर? ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन में, प्रशांत महासागर में वो चेंज करता है। एनसो जो है इज अ स्केल सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल क्लाइमेट। अब ये जो एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन को आप मिला देते हो ना, ये इतना बड़ा चीज है जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है। नॉट इवन इंडिया का मानसून तो इससे प्रभावित होता ही है। जब एल नीनो का समय आता है तो भारत में वर्षा कम होती है, वहीं जब ला लीनो का समय आता है तो भारत में वर्षा बढ़ जाती है। तो ये तो है ही है। भारत के अंदर में एल नीनो जो है इट कॉज वीक रेन एंड मोर हीट। भारत के अंदर में अगर हम बात करें ना, तो भारत के अंदर में जब एल नीनो का टाइम होता है तो बारिश बहुत कम होती है उस टाइम पे, और गर्मी उस समय ज्यादा पड़ती है। लेकिन जब ला लीनो का टाइम आता है तो भारत में मानसून स्ट्रांग हो जाता है और इंडिया के अंदर में बारिश भी क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। What एल नीनो फिनोमिना इज? अब एल नीनो फिनोमिना क्या है मैं आपको बता देता हूं। पेरू का जो तट है वहां पर सामान्यतः, और आपका जो देखिए यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो एक डायग्राम बना ही लेते हैं। मुझे लगा थोड़ी देर में समझा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा, परंतु मुझे लग रहा है कि ना चाहते हुए भी मुझे कला का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करना पड़ेगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने ज्योग्राफी पढ़ानी बंद क्यों कर दी उस चैनल पे, हिंदी वाले में। अबे वहाँ पढ़ता कौन है? बकवास करते हो तुम सारे बैठ के, ठीक है। जब पढ़ाता हूँ तो कोई पढ़ता नहीं है, बकवास करते रहते हैं। आप लोग कुछ बोलते हो नहीं उनको। जब नहीं क्लास करता मैं उन बकवासों से परेशान होकर जब मैं बंद कर देता हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है ना यार, ठीक है। मैं मेहनत करके जाता हूँ वहाँ पे, ऐसे नहीं कि मैं किसी की तरह भी कुछ को भी उठा के ले गया, किसी से पीपीटी बनवा के ले गया और पढ़ाने लग गया मैं। नहीं भाई, मैं मेहनत करके जाता हूँ। आप सोचो आप मेहनत करके कुछ कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको फेल कर दिया जाए ज़बरदस्ती,
यार कितना दुख आएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कर रहा हूँ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, बात कुछ और ही चल रही होती है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सेटिंग हो रही होती है कमेंट बॉक्स में कि भाई सोच रहा है वो उसको पटा ले, वो उसको पटा ले, यही बातें होती रहती हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे फिर मुझे नहीं पढ़ाना यार, ठीक है। आप जब वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाओगे, ठीक है, तो ही पढ़ाया जाएगा यार, सीधी सी बात है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, देखो मैं कोई मजबूरी में नहीं पढ़ाता हूँ भाई, मेरा जो पढ़ाना है वो कोई मजबूरी नहीं है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आई बात? मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज़ ठीक है आपकी इच्छा है। अब पूरी दुनिया के अंदर में ना कुछ ओशन करंट का मैं पैटर्न बता देता हूँ, कहाँ से कैसी जलधारा चलती है। ये है हमारे पास इक्वेटोरियल करंट, ये इस प्रकार से ऊपर जाता है और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में ऐसे। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसा ही होता है, ठीक है, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चलता है यहाँ पे, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें तो एक परमानेंट ठंडा करंट चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं आपका एक करंट ये हो गया। अब जो हमें बात करनी है ना वो यहाँ की करनी है। देखो यहाँ पे नॉर्मल टाइम के अंदर हमारे पास एक जलधारा होती है एंड इस जलधारा को हम बोलते हैं पेरू करंट। पेरू करंट बोल दो या इसको क्या बोल दो, हमबोल्ट करंट बोल दो। यहाँ पर जो हमारे पास ओशियन है, इस ओशियन को हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत का कौन सा भाग हो गया, ईस्ट पैसिफिक, और जो इधर वाला हिस्सा जाएगा मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला ये हो गया वेस्ट पैसिफिक। इसका एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो हो गया वेस्ट पैसिफिक। तो ये जो ईस्ट पैसिफिक है यूजुअली यहाँ ठंडी जलधारा होती है, लेकिन कई बार क्लाइमेट चेंज और अलग अलग रीज़न की वजह से जलधारा गर्म हो जाती है। इसी गर्म जलधारा को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, एल नीनो। अब ये एल नीनो जब आता है दोस्तों, इसके कई प्रभाव पड़ते हैं। इस एल नीनो से इस क्षेत्र के अंदर में चलने वाली जो ट्रेड विंड है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, आपको पता है इस क्षेत्र के अंदर में कौन सी विंड चलती है दोस्तों, हवा चलती है। इस क्षेत्र के अंदर में ट्रेड विंड चलती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट फिनोमिना है तो ऐसे समझ में थोड़ा कम ही आएगा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं इसको अभी। यहां पर इस क्षेत्र में चलती है दोस्तों क्या, ट्रेड विंड, वाणिज्य पवन चलती है यहां से, यहां पे बताया हुआ है मैंने 10 to 30 डिग्री। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये ट्रेड विंड है, जब एल नीनो चलता है तो उस समय ये वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और ये कमजोर हो जाती है तो इसका प्रभाव आता है इंडियन मॉनसून पे, और इंडियन मॉनसून जो है बारिश कम कर पाता है। जब ये वार्म करंट होता है, ठीक है, यहां से कोल्ड और वार्म करंट, ठीक है, तो उस समय यहां समुद्र का जो लेवल है वो भी चेंज होता रहता है। ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक का कभी इसका समुद्र का लेवल ऊपर हो जाता है, कभी इसका हो जाता है। उस लेवल ऊपर नीचे होने को हम बोलते हैं ऑक्सीलेशन, सदर्न ऑक्सीलेशन। और ये जो करंट आ रहा है, अगर गर्म करंट है तो एल नीनो, ठंडा है तो इसी को हम ला लीनो कहते हैं। तो उन दोनों साइकिल को मिला के हम क्या कहते हैं, एनसो। और ये एनसो से ना ग्लोबल क्लाइमेट पे बहुत प्रभाव डाल सकता है। अब मुद्दा यही है, ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेट पे जो प्रभाव डाल रहा था ना, एल नीनो ला लीनो, हमें ऐसा लग रहा था कि 2030 तक वो प्रभाव विजिबल होंगे, लेकिन वो प्रभाव तो अभी 2040 तक हो रहे थे, लेकिन अभी 2030 में आ गए। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ग्लोबल इसके जो प्रभाव हैं ये ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। व्हाट इज एल नीनो फिनोमिना? एल नीनो इज द वार्मिंग ऑफ सी वाटर। अभी बताया ना मैंने, ये जो सी वाटर है यहां पर ईस्ट पैसिफिक के अंदर, ईस्ट पैसिफिक अलोंग दी साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिकन कोस्ट, ये क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। तो वार्मिंग ऑफ द सी वाटर इन सेंट्रल ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, है ना, ये गर्म होता है। ड्यूरिंग एल नीनो सरफेस टेम्परेचर जो है इक्वेटोरियल पैसिफिक का वो बढ़ जाता है। मैंने भी तो यही बताया, गर्म पानी आएगा तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगा। एंड इससे जो हमारी ट्रेड विंड है, जो ईस्ट वेस्ट ट्रेड विंड होती है दोस्तों, जो इक्वेटर के पास बहती है, वो वीक हो जाती है, ठीक है, वो कमजोर हो जाती है, जो मैंने अभी बताया वाणिज्य पवनें। और वही वाणिज्य पवनें तो भारत में मानसून के रूप में एंटर करती है साउथ वेस्ट पवनों में। तो वो एंटर जब भारत में करेंगी तो वो वीक होंगी, तो फिर बात बनेगी कैसे। नॉर्मली इनकी डायरेक्शन ईस्टर्ली होती है, ऐसे चलती है, ठीक है, ये ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ये चलती है दोस्तों। लेकिन एल नीनो के टाइम पे ये ऑल्टर हो जाती है दोस्तों, और उस समय इनकी डायरेक्शन लगभग वेस्टर्ली हो जाती है, और इसकी वजह से क्या करती है, दे ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड्स द अमेरिकास। और यही कारण है कि जो इसमें समुद्र का सी लेवल जो है वो भी आपका चेंज होता है। अब सर इंपैक्ट क्या होते हैं एल नीनो के, व्हाट आर द इंपैक्ट? देखो पहला एल नीनो का इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये जो तट है यहाँ पर,
जब ये चल रहा था नीले वाला करंट, पेरू करंट, तो ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, तो इसके अंदर में बहुत सारे खनिज लवण आपके पाए जाते हैं। तो उस समय ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, तो आप मान के चलो यहाँ मछलियाँ बहुत पाई जाती है। मज़ा आता है मछलियों को, न्यूट्रिएंट रिच वाटर, क्योंकि नीचे से ठंडा पानी आता है, ठंडे पानी में न्यूट्रिशन बहुत होता है। अब वो जो न्यूट्रिशन यहाँ पे था, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को खाता है प्लैंकटन, और जो प्लैंकटन उस न्यूट्रिशन को खाते हैं, तो प्लैंकटन को कौन खाते हैं? जू प्लैंकटन, और जू प्लैंकटन को खाती है मछलियाँ। तो मछलियाँ यहाँ बहुत होती हैं, और मछलियों को एक पक्षी खाता है, यहाँ गुआइना पाया जाता है, और वो जो गुआइनो है, ठीक है, वो मछलियों को खाता है और बीट करता है, एक्सक्रीटा, उसका जो उसकी पॉटी जो है वो उठाई जाती है। यहाँ पर कम से कम इस तट पे 3000 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो फर्टिलाइजर बनाती है उसी गुआइनो का बीट उठा के, उसमें नाइट्रोजन बहुत रिच होता है। वो सब का सब क्या हो जाता है दोस्तों, आपका ठप हो जाता है इस एरिया के अंदर जब एलिनो आता है, जब ये गर्म करंट आ जाता है। तो ये इसके प्रभाव है, ठीक है। फिश जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, फूड चेन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वार्म वाटर जो होता है, इट ऑल्सो कैरी ट्रॉपिकल स्पीसीज टुवर्ड्स कोल्डर एरियाज, डिसरप्टिंग मल्टीपल इकोसिस्टम। पैसिफिक कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ, और पैसिफिक का अगर तापमान बदलेगा, पैसिफिक ओशन 1/3 हिस्से में है पूरी धरती पे, सोचो पैसिफिक के अगर तापमान में बदलाव आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इट इज़ मोर लिटिल बिट टेक्निकल टॉपिक, तो ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ट्रेड विंड आपको पता होना चाहिए था, ओशन करंट आपको पता होना चाहिए, तो तभी ये समझ में आएगा। तो अगर ऐसा लग रहा हो कि सर समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, उसको समझना, क्योंकि ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा हो जाता है, देखो ऐसे गर्म पानी आने लग जाता है इधर, ठीक है, इधर इधर बटने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वही सिस्टम है आपका, कैसे विंड असेंड करती है, कैसे डिसेंड करती है, और उसकी वजह से परिवर्तन जो है यहाँ पे आता है। एलिनो जो है, इट कॉज ड्राई और वार्म विंटर इन नॉर्दर्न यूएस। इसका प्रभाव याद रख लेना कि एलिनो की वजह से जो आपका उत्तरी यूएस है उसके अंदर में गर्म और जो है ड्राई सूखी सर्दियाँ जाती हैं। कनाडा के अंदर में दोस्तों फ्लड के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एल नीनो कोज ड्राई वार्म विंटर इन नॉर्दर्न यूएसए एंड कनाडा एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन यूएस गल्फ कोस्ट। जो यूएस का गल्फ कोस्ट है वहाँ बाढ़ के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग ड्रॉट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एज वेल। इन एरियाज के अंदर में इससे लगभग जो है वो सूखा आ जाता है। अब कह रहा है कि सर व्हाट इज एल नीनो। एल नीनो इज जस्ट अपोजिट टू द ला लीनो। ला लीनो का एल नीनो जो है ना, ला लीनो उल्टा है जस्ट उसका। ला लीनो जो है इसमें ठंडा पानी, जब वापिस यहाँ पे ठंडा पानी, जैसे गर्म था अब गर्म हट के जब दोबारा ठंडा आएगा तो क्या हो जाएगा, उस इवेंट को हम कह देंगे ला लीनो। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे, ला लीनो। इसके प्रभाव क्या है, इसमें जो ट्रेड विंड उसमें वीक हुई थी, इसमें ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाती है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, ये गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती है। जब एशिया की ओर गर्म पानी जाता है तो तापमान वहाँ बढ़ जाता है। ज़्यादा तापमान होगा तो तापमान कम ज़्यादा होगा, प्रेशर गिर जाएगा, और लो प्रेशर जो होता है दैट इज़ आइडियल फॉर द मॉनसूनल विंड। मॉनसून विंड वहाँ पे जल्दी से जाती है और बिकॉज ऑफ दैट भारी मात्रा में वहाँ पे रेनफॉल होता है, अच्छी रेनफॉल होती है। तो जब जब टाइम होगा एल नीनो का तब तब भारत में मॉनसून वीक होगा, लेकिन जब जब वो होगा ला लीनो का समय, भारत के अंदर में मॉनसून भी अच्छा होता है। ठीक है, दिस लीड टू ड्रायर कंडीशन इन दक्षिण यूएस एंड हैवी रेनफॉल इन कनाडा। ला लीनो हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद द हैवी फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस समय बाढ़ आ जाती है। टू सक्सेसिव ला लीनो इवेंट्स इन द लास्ट 2 years कॉज्ड इंटेंस फ्लडिंग इन ऑस्ट्रेलिया रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डैमेज। पिछले 2 साल में अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर में लगातार जो है इस एरिया के अंदर में ला लीनो की वजह से फ्लड आई है, बाढ़ आई है, और उसी की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ के अंदर हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंडियाज मॉनसून। इंडिया मॉनसून पे आप सिंपल बात याद रखो कि जो इंडिया का मॉनसून है, एल नीनो से मॉनसून वीक होता है। ठीक है, एल नीनो से मॉनसून वीक होता है, और अगर मॉनसून वीक होगा दैट विल रिजल्ट इन द लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो उससे सीधी सी बात है बारिश क्या होगी दोस्तों, आपकी कम होगी। और अगर ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, एल नीनो की जगह अगर ला लीनो होता है, तो ला लीनो क्या करता है दोस्तों, इससे मॉनसून जो है वो विंड आपकी इंटेंसिफाई हो जाती है, और उसी की वजह से मोर रेनफॉल, अधिक बारिश होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां से। ठीक है, अच्छा, अभी वर्तमान का क्या हालत है, लगातार पिछले 3 साल से, ठीक है, इस एरिया में ट्रिपल डिप हम ला लीनो इवेंट देख रहे हैं। मतलब 3 बार से लगातार कौन सा इवेंट है, ला लीनो, ला नीनो,
ला नीनो। तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है भाई। एल नीनो आएगा तो बारिश कम होगी, और आपको पता है भारत जैसे देश जो कृषि पर संबंधित है तो उस पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है ना। चलिए रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कोल्ड करंट, हम जो बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा है हमारे पास में क्या, वार्म करंट क्या होते हैं, और मॉनसून, है ना। ये ज़रूरी है दोनों आपको देखने। इसके अलावा दोस्तों प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी, ठीक है, व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीनो एंड व्हाट इज एनसो, ये क्या है। व्हेन डू दीज इवेंट्स अकर, ये इवेंट कब कब होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एनसो इन एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इस एनसो का एशिया पे, अफ्रीका पे और ऑस्ट्रेलिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना है। एक सवाल मैंने दिया है दोस्तों, कल इसका आप जवाब दोगे मुझे आप जवाब कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर में, और मैं जो इनके आंसर हैं मैं भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है एल नीनो ड्यूरिंग विंटर कॉज वार्म कंडीशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ड्यूरिंग समर इट लीड्स टू द ड्राई कंडीशन एंड डिफिशिएंट मानसून। इट कॉज बेटर देन नॉर्मल मानसून इन इंडिया। Which of the above statement is or are correct? Impact of El Nino on Indian weather, ये आपको बताना है। एल नीनो सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थितियों का कारण बनता है, साथ ही साथ गर्मियों के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और मानसून की कमी का कारण बनता है। भारत में यह सामान्य से बेहतर मानसून का कारण बनता है। एल नीनो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको एल नीनो के बारे में बताना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। तो ए बी सी डी आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा है। फटाफट बताएंगे दोस्तों, एवरीबॉडी कम ऑन फास्ट। अरे कर देंगे, पॉलिटी वॉलिटी भी कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, थोड़ा रुको, अभी कुछ सरप्राइज़ है उसके लिए रुको। 1 दिसंबर से चैनल पे कुछ धमाका होने वाला है, ठीक है। 1 दिसंबर से कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ यार, कितनी बड़ी बात कह दी है मैंने। ओ माय गॉड, क्या कह दिया ये मैंने। 1 दिसंबर को होगा धमाका धमाका धमाका। क्या होगा वो देखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब जो है आपको कमेंट, अभी यहाँ नहीं देना यार, जब कमेंट बॉक्स लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद। ऑफर चल रहा है दोस्तों 44,000 रुपये, मन करे तो कर लो, बिकॉज ऐसे ऑफर देखो सच बता रहा हूँ मैं आते नहीं है। तो जाके जिस बच्चे को करना हो सब्सक्राइब वो कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मेरा कोड रहेगा सुमित 10, है ना। इसके लिए दोस्तों देखो मैंने कहा था आपके कमेंट बॉक्स के अंदर में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, फॉर्म खुलेगा और आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्म के अंदर भर देना है। पहले आपकी मेल आईडी होगी, आप लिख दो अपनी ईमेल आईडी जो है। उसके बाद में आप अपना नाम लिख दो, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आपका एजुकेटर जो है उसका कोड लिखना है आपको सुमित 10। ये 4 चीज़ें भर के सबमिट कर दो। जिस बच्चे को भी लोन लेना है, ठीक है, आपका लोन वाला प्रोविज़न जो है यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी जिसको वैसे कोई चीज़ की हेल्प चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है मेरे पास, आप मेरे पर्सनल जो हैंडल्स हैं वहाँ पर क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है t.me/सुमित राठी UPSC। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, @सुमित राठी UPSC, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो इंडोनेशिया के अंदर आया अर्थक्वेक, टॉपिक नंबर 4, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर आया क्या दोस्तों, अर्थक्वेक, टॉपिक नंबर कौन सा है, 4। अच्छा, इंडोनेशिया के इस अर्थक्वेक ने ना बहुत लोगों की जान ले ली है दोस्तों, ठीक है, बहुत लोगों की जान ले ली। मेरा भी एक दोस्त था, अभी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो जॉब करता था इंडोनेशियन कंपनी के अंदर में। सो अभी इस भूकंप की वजह से ही इज़ नो मोर, ठीक है, उसकी जो है मृत्यु हो गई है इसी की वजह से, ठीक है ना। तो वेस्ट जावा के अंदर में ये भूकंप आया। जब फिलीपींस के अंदर में ये भूकंप वैसे आम बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिलीपींस जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है, और पैसिफिक रिंग ऑफ जो फायर है इसके ऊपर में भूकंप और वोल्केनो आते रहते हैं, ठीक है, ये रोज के काम है। तो नॉर्मल है, अर्थक्वेक आता रहता है, बट कई बार अर्थक्वेक जो होते हैं ना वो बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है, एक एक्टिव सबडक्शन जोन है
आप एक बार जाके सर्च करना, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो उसमें जाकर आप ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एक्टिव सबडक्शन जोन जो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, उसको घेर के बन रही हुई है। सबडक्शन जोन है, वहाँ अलग अलग डिफरेंट प्लेट आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से उसका निर्माण होता है। यार गाइस देखो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम यार, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आघात मेरे को लगता है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इससे हतप्रभ हूँ और मैं दुखी इतना हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे दुख का जो कारण है वो आप ही लोग हो, ठीक है। कितना अच्छा लगे मुझे कि अगर आप सारे के सारे बच्चे जो हैं अगर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब करो तो, बट आप करते नहीं हो, ठीक है। दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो गाइज प्लीज़ यार लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडोनेशिया के अर्थक्वेक की मैं बात कर रहा हूँ। इंडोनेशिया में आया अर्थक्वेक और इससे 260 लोगों की क्या चली गई है दोस्तों जान, इतना डेडली था। अब अर्थक्वेक हम जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं, क्या होता है अर्थक्वेक। चलिए आइए करिए विचार इस पे मेरे साथ। देखो ये जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, ये अर्थक्वेक 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा है ये, ठीक है। इट लेफ्ट मोर देन 260 पीपल डेड एंड हंड्रेड्स इंजर्ड as the building crumbled and terrified resident run their lives on the Indonesian's main island of Java। इंडोनेशिया के सबसे ज़्यादा आबादी जावा आइलैंड पे ही रहती है, क्योंकि जावा आइलैंड की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, ठीक है, ब्लैक सॉइल मिलती है। तो जब ये भूकंप आया तो इससे 260 लोग मर गए, क्योंकि भगदड़ मच गई, ठीक है। सब लोग लगा कि हम भी मरेंगे, तो उस चक्कर के अंदर में जो है ये डेथ टोल जो है ये काफ़ी ज़्यादा रहा है। अर्थक्वेक जो है इसे यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों आते रहते हैं। इंडोनेशिया जो है इसकी खास बात क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड आर्चियोपेलेज है ये, आइलैंड के समूह से बना देश है पूरी दुनिया के अंदर में, और इस कंट्री के अंदर में 270 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। लगातार यहाँ भूकंप आते रहते हैं, वुल्केनो आते रहते हैं, ज्वालामुखी इरप्ट होते रहते हैं, यहाँ लगातार सुनामी जो है वो आते रहते हैं, मतलब इट्स लाइक रोज़ की बात है ये आपका। ये देख रहे हो आप, ये जकार्ता है, ये आपका है जावा, इधर अगर हम बात करें, ठीक है, ये सुमात्रा है, ये आपका क्या है दोस्तों बोर्निया, एंड दिस इज ईस्ट तिमोर। तो इनको मिला के क्या बनता है दोस्तों इंडोनेशिया। तो जावा जो है यहाँ पर, तो जावा के पश्चिमी भाग में यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया दोस्तों आप अर्थक्वेक, ठीक है, 5.6 मैग्नीट्यूड का है, नवंबर 21 की ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब ये क्यों आता है दोस्तों यार, इनका रीज़न ऐसा है भैया, ये रिंग ऑफ फायर में लाई करते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार एक सवाल जो है इससे जरूर आता है। ये जो एरिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का लगभग 40,000 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है, 2500 माइल के अंदर फैला हुआ है, जहां पर दुनिया के ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, दुनिया के अधिकांश भूकंप और अर्थक्वेक यहीं आते हैं, ठीक है। यूजुअली आते रहते हैं, बट कई सारे अर्थक्वेक जो है वो माइनर होते हैं, बट ये वाला अर्थक्वेक जो है वो क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा खतरनाक हो गया। अर्थक्वेक होता क्या है दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं। देखो जब भी आपको झटके महसूस हो, ठीक है, जब भी आपको झटके महसूस हो, वो क्या होता है अर्थक्वेक। लेकिन झटके भी कई प्रकार के होते हैं। ये झटका किससे लगता है, व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट शेक, जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ऐसे शेक करे, ऐसे हिलने लगे, ट्रम्बल करने लगे, ठीक है, ऐसे हिले, ऐसे हिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। समझ में आ रही बात। सो अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऐसे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ऐसे हिलने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। देखो बच्चों, भूकंप जो आता है ना, भूकंप के दौरान कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अर्थक्वेक जब आता है धरती के नीचे आता है, ऐसा नहीं हवा में आ गया, ऐसा नहीं होता। जिस पॉइंट पे धरती के नीचे अर्थक्वेक आता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, यानी कि केंद्र। और ठीक इसके ऊपरी जो बिंदु होता है दोस्तों, ये इसके 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, इस बिंदु को हम कहते हैं एपीसेंटर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। दोनों में फर्क क्या है, देखो भूकंप फोकस वो बिंदु होता है जहां भूकंप वास्तव में जन्म लेता है। ये वो बिंदु होता है जहां भूकंप की तरंगे सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचती है। तो अगर आपसे पूछे कि भूकंप सबसे तेज कहां महसूस होता है, तो आप कहोगे एपीसेंटर पे। एपीसेंटर इज द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड है दैट इज हाईएस्ट। अब बात करते हैं सर भूकंप के कारण क्या हैं। तो यूजुअली भूकंप कब आता है प्यारे बच्चों, जब दो प्लेट आपस में टकराती है। ये प्लेट थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये प्लेट है P1,
ये प्लेट है P2। तो जब ये P1 P2 आपस में एक दूसरे की ओर चलती है ना, तो ज़्यादातर भूकंप तभी बनता है। तो भूकंप उत्पत्ति के मैक्सिमम कारण क्या है? जब दो प्लेट आपस में टकराती है, या एक प्लेट है इसमें दरार आ जाए, ये इधर जाए ये इधर जाए, तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी आए नीचे से तो भी क्रस्ट को तोड़ के आता है, उससे भी भूकंप आता है। तो ज्यादातर जो भूकंप के रीजन है वो है टेक्टोनिक एक्टिविटी। जब दो प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती है मैक्सिमम तभी भूकंप आता है। और जो पूरी की पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, ये तो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी का एक जगह है। यहाँ पे तो सारी प्लेट आपस में टकरा रही है। यहाँ पर कई सारी प्लेट जो है इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से टकराती है। एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट जो है वो इसके ऊपर चली जाती है। ये जो जोन होता है, इस जोन को हम कह देते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन क्षेत्र। सबडक्शन जोन एक्टिव रहता है क्योंकि प्लेट लगातार एक दूसरे की तरफ मूव करती रहती है। ये प्लेट धंसती रहती है, ये ऊपर उठती रहती है, और यहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आते रहते हैं। पूरी की पूरी जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर के अगर आसपास में देखूं, माफी चाहूंगा दोस्तों, एक बार फिर से मुझे कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं देखो करना नहीं चाहता, बट क्या करूं, ठीक है, क्या करूं जब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मैं बताना नहीं चाहता, बट मैं फिर रोक नहीं पाता अपने आप को। मुझे पता है आप लोग परेशान हो जाते हो, एक और मैप बन गया यार, है ना, होते हो ना, बट स्टिल यार मेरा मन तो नहीं करता, पर फिर मैं बना देता हूँ। मैं कहा ले यार बना दे, ये हो गया। ये देखो आपकी ये होगी, ये है ना प्रशांत महासागर। अरे यही तो है प्रशांत महासागर, यही तो है प्रशांत महासागर, देख लो ढंग से, पैसिफिक ओशियन। आजकल वो रील आती है ना आजकल, अरे यही तो है डैश 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 का आशिक, ऐसे रील देखी होगी ना तुमने, मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी। यही तो है, यही तो है यूपीएससी क्रैक करने वाला। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर प्लेट है हमारी नॉर्थ अमेरिका की। ये है, आपको पता है कौन सी प्लेट है ये ऊपर प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी है? दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट। ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये आपस में टकराते हैं, ये पैसिफिक की प्लेट है। जब ये प्लेट इससे टकराती है ना, ठीक है, तो ये प्लेट नीचे धंसती है, ये प्लेट ऊपर, यहाँ पे बनता है सबडक्शन जोन। इस एरिया में, इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे तो ये पूरे एरिया में सबडक्शन जोन बनता है। अभी बताया था ना सबडक्शन जोन क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ये इसके नीचे ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ही जब ये दो प्लेट है भाई, ये भी टकराती है, ये ऊपर ये नीचे। ऐसे इधर से ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ये ऊपर जाती है, ये नीचे, तो यहाँ पे भी। तो ये जो सबडक्शन जोन है ये पूरा इसमें यहाँ से यहाँ तक। अब पूरा जो फिलीपींस है हो गया, जापान हो गया इधर, ये सब इसी पे हैं, इसी पे लाई करते हैं, ठीक है, इसी पे लाई करते हैं। अगर आप देखोगे ना लगभग तो ये लगभग एक ऐसे सर्कल सा बन रहा है, रिंग बन रही है। इसीलिए अब इसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी भी आते हैं और भूकंप, है ना। क्योंकि सबडक्शन जोन ये होता है, जो प्लेट नीचे धंसती है इसका लावा बनता है, और ये लावा बन के क्या निकलता है, यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा। तो इसको बोलते हैं हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर इसलिए क्योंकि इसमें से लगातार जो है वो लावा इरप्ट होता रहता है। सो अर्थक्वेक हमने बता दिया क्या होता है दोस्तों, ठीक है। कॉज क्या है? देखो मुख्य कारण है इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो इन्हीं की वजह से भूकंप आता है। और भी बहुत सारे कारण हैं छुटमुट से, बट हमें मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है। ये हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। याद रखोगे? अरे याद रखोगे? ओके,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक के बात करें, अर्थक्वेक को हम दो इकाइयों में मापते हैं। पहला अगर हम बोलें तो अर्थक्वेक का होता है मैग्नीट्यूड, और एक चीज होती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है भूकंप कितना तेज आया है, ठीक है। तो इसको हम मापते हैं एक स्केल पर जिसका नाम है रिचर स्केल, और इसको मापते हैं मरकेली स्केल से। मरकेली से जाके, नहीं अकेली मत मरना यार कभी भी, मर्सेली स्केल। ये इटालियन ज्योग्राफर थे, ठीक है, इस इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। तो कहने का मतलब है जब आप आँख खुद देखी ये देखते हो कि कितना प्रभाव पड़ा है, भूकंप से कितनी तबाही हुई है, उसके आधार पर जब आप भूकंप को कैटेगराइज करते हो तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाप, मतलब कितना आया है। इस पे रिचर स्केल पे मापते हैं। एक लॉगरिथमिक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 10 तक वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए आगे हो गया। अब रिलेटेड सर्च में देखो, रिंग ऑफ फायर भी मैंने पढ़ाई दी यार, मैंने पढ़ाई दी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज हैशटैग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, मनुष्य की वजह से कौन कौन से भूकंप आते हैं। एंड ये क्या है दोस्तों आपका, ठीक है, वार्ती बेनियोफ जोन किसे कहते हैं? अरे वही है सबडक्शन जोन, नाम बस तुम्हें बेवकूफ़ बना के कुछ कुछ लिख देते हैं। हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में ओके रिपोर्ट करो यार। सो रहे हो सारे आराम से, नींद आ रही है सर हमें तो, हैं भाई? बताइए जल्दी से। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में भूकंप क्यों आया, भूकंप होता क्या है, क्या कारण होते हैं, किससे मापते हैं दोस्तों, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। दीज आर द क्वेश्चंस। एक सवाल दिया है, द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन अलोंग द हिमालय इज नोन एज। देखो हिमालय के वहाँ पे भी प्लेट टकरा रही है, तभी हिमालय का निर्माण हो रहा है। जो हमारा हिमालय है ना, वहाँ पर भी सबडक्शन जोन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी दो प्लेट टकरा रही हैं, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बनता है ना हिमालय, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि दो प्लेट टकरा रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो पूछ रहा है आपसे कि ये किस प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक का एग्जाम्पल है, किस प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक का एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल बताना है कैसी प्लेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। हिंदी में ये रहा। महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, महाद्वीप महासागर, महाद्वीप अभिसरण। सही जवाब देगा ना, उसको मिलेगी मेरी तरफ से एक ज़बरदस्त पिराइज, ठीक है। जो जवाब देगा उसको मैं ज़बरदस्त पिराइज दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा ज़बरदस्त पिराइज। देखते हैं कौन होता है वो विजेता जो हमारे पास है जीत के आता और ये पिराइज है लेके जाता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन के बारे में बताते हैं आपको, जो 44,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। कोड आप सुमित 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लचित बोरफुकन। सबसे पहले देखिए जो आपका बोरफुकन होता है, ये क्या होता है। जो अहोम किंगडम था ना, तो अहोम किंगडम के अंदर में 5 काउंसलर होते थे उनके, ठीक है। क्या होते थे? 5 काउंसलर होते थे, मंत्री टाइप से मान लो। जो रूलर होता था ना, राज्य, जो राजा होता था, वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 5 ऐसे काउंसलर को नियुक्त करता था। उन्हीं को हम बोरफुकन कहते थे। तो लचित जो थे वो उन्हीं में से, लचित जी जो थे वो उन्हीं में से एक थे, एक बोरफुकन थे वो।
और ये मतलब अपने बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो अभी इनके जन्म दिवस की 400वीं वर्षगांठ थी, तो इसीलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मुगल के साथ में बहुत ज़बरदस्त वीरता का प्रदर्शन किया। देखो मुगलों का तो था ही, मुगलों के अंदर में क्या था, मुगलों के अंदर में जब ये बोरफुकन थे तो उस समय शायद औरंगजेब का शासन था भारत के ऊपर। मुगल चाहते थे कि पूरे भारत पर कब्जा किया जाए, है ना। तो इसीलिए मुगलों की सेना चली असम के लड़ाई लड़ने के लिए। तो मुगलों की सेना बहुत बड़ी होती थी, बहुत विशाल आर्मी होती थी, ठीक है। लेकिन जो अहोम किंगडम थी, इनकी आर्मी लगभग ये छोटी थी। जो मुगल थे वो ओपन मैदान में, बैटलफील्ड में युद्ध करते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो युद्ध करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, छुप के वार करना, ठीक है। इनका मानना था छुप के तेजी के साथ में अटैक करो, दुश्मन की जो है कमर तोड़ दो और जीत अपने नाम कर लो, ठीक है। तो ये उसी में बहुत फेमस थे। ब्रह्मपुत्रा वैली के उस एरिया में वो युद्ध हुआ था, तो उस एरिया को ना लक्षित जी बहुत अच्छे से जानते थे। तो जैसे ही आक्रमण किया मुगलों की सेना ने, तो पहले दिन बहुत भारी जो है डैमेज उनको वहाँ पे दिया, बहुत भारी डैमेज दिया मुगल आर्मी को, ठीक है। इससे जो अहोम राजा थे वो बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब वो बैकफुट पे चले गए, अब जाके उनको पछाड़ दो। हालांकि इस चीज़ का विरोध किया गया था, बट राजा का आदेश था, मानना पड़ा, और अहोम आर्मी जो है वो आगे बढ़ी और उसके अंदर में 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं इनके मारे गए। फिर ये वापस हटे। जब वापस हटे बाद के अंदर, तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से जो मुगलों की सेना आगे बढ़ रही थी, तो उसी सेना के ऊपर इन्होंने आगे और पीछे से पिंसर मुंह के माध्यम से अटैक किया, कि आगे से भी जो है उनको लग रहा है मुगलों को कि आगे हैं सारे के सारे, बट पीछे से बिहाइंड से पीछे से अटैक करके और इन्होंने मुगलों को जो है वो धूल चटाई। ऐसे ही एक युद्ध के अंदर में इनकी मौत हो गई थी, इनकी जान चली गई थी। तो बहुत अपने वेल्लोर और अपनी वीरता के लिए लक्षित जी जो हैं वो जाने जाते हैं। तो 40वीं जो है इनकी जन्म दिवस था इनका, तो उसके लिए हम इनको जान रहे हैं। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द हीरोइज्म ऑफ लक्षित बोरफुकन, लेजेंडरी अहोम जनरल्स एंड प्राउड सिंबल ऑफ असमीज सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। 3 दिन का सेलिब्रेशन चल रहा है, किसके ऊपर दोस्तों, 400वीं जयंती के ऊपर 3 दिवसीय उत्सव है। 23 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसके ऊपर, नायक लक्षित बोरफुकन के ऊपर। लेजेंड्स हैं अपने आप में बोरफुकन जी। तो ये एक बहुत तगड़े ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा घाटी की टेरेन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए गुरिल्ला वॉरफेयर में भरोसा रखते थे, छुप के, ठीक है, जो वार करना है उसमें भरोसा रखते थे। ये ब्रह्मपुत्र वैली को इतने अच्छे से जानते थे कि मतलब जैसे इनके बाएं हाथ का खेल हो, ठीक है। He was chosen as the one of the 5 बोरफुकन ऑफ अहोम किंगडम। जो अहोम किंगडम था उनके 5 बोरफुकन होते थे, तो उनमें से एक ये थे, ठीक है। इनके यहाँ पे जो किंग थे, राजा जो थे, वो थे आपके चारद्वाज सिंघा। उनके द्वारा इन्होंने क्या किया था, इनको एक बोरफुकन बनाया था और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और मिलिट्री सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी थी, ठीक है। इनका युद्ध जब हुआ, मैंने बताया मुगलों से, उस समय शायद मेरे हिसाब से औरंगजेब का शासन था, मुगलों के जो लीडर थे औरंगजेब थे। तो जब औरंगजेब से मुगलों से इनका युद्ध हुआ, ठीक है, तो औरंगजेब की जो आर्मी थी वो बड़ी होती थी, वो खुले में युद्ध करना पसंद करते थे मैसिव आर्मी के साथ। बट ये जो लक्षित बोरफुकन है, ये गुरिल्ला टैक्टिक्स से युद्ध करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी आर्मी छोटी थी भाई, वैसे भी मुगलों की तो बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन इनका मानना था कि छोटी आर्मी हो बट क्विक हो, तेज हो, तुरंत दुश्मन को धूल चटाओ और पीछे हट जाओ, ठीक है। जैसे शिवाजी जी ने किया था ना, शिवाजी ने मराठावाड़ा के अंदर किया था, ऐसे ही लक्षित ने भारी डैमेज दिया किसको दोस्तों, मुगल कैंप को, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया वो पीछे हट गए थे, ठीक है, युद्ध में पीछे हट गए थे और फिर उस पर अहोम राजा ने कहा कि इन पे अटैक करो। फिर इन्होंने जाके आगे अटैक किया, तो फिर इनको भी 10,000 सैनिक गंवाने पड़े, है ना। फिर ये भी पीछे हट गए, ठीक है, अहोम किंगडम की जो आर्मी थी। तो मुगलों ने सोचा कि चलो अब कब्जा करते हैं अहोम किंगडम के ऊपर, तो वो नदी से जाने लगे, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने आगे कुछ शिप दिखाई अहोम की आर्मी ने कि भाई आगे देखो शिप है। तो जैसे वो सोचे कि आगे वाली हैं, तो उन्होंने पीछे से ध्यान हटा लिया, तो पीछे से इनके ऊपर में फिर अटैक किया, पिंसर मुंह बोलते हैं, और जो है मुगलों को युद्ध की खानी पड़ी। ऐसे ही फिर आगे जाके एक युद्ध में जो लक्षित बोरफुकन जी हैं, वो एक बैटल ऑफ सरायघाट के अंदर में उनके जो है डेथ हो गई, उनको एक घाव लगा था, वो घाव बढ़ता चला गया और उनकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। युद्ध में इन्होंने जिता दिया उस युद्ध में भी, बट बाद में जो है वो जो है इस पृथ्वी पर नहीं रहे। हिस्ट्री क्या है अहोम किंगडम की, अहोम साम्राज्य का इतिहास दोस्तों।
जो अहोम किंगडम है दोस्तों, इट इज रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज द असम फॉर नियरली 600 ईयर्स फ्रॉम द 13th सेंचुरीज एंड टू द अर्ली 19th सेंचुरी। असम का मतलब जो आज का असम नहीं, उस समय जो असम माना जाता था, जो नॉर्थ ईस्टर्न के बहुत सारे राज्य उसी के अंदर थे, तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो 600 साल तक अहोम किंगडम के अंडर में रहा। बड़ा एम्पायर था, बड़ा रूल था। दिस वॉज आपका प्रॉस्परस मल्टी एथनिक किंगडम विच स्प्रेड अक्रॉस द अपर एंड लोअर रीच ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी और निचली घाटी में पूरा अहोम किंगडम जो है वो फैला हुआ था। सर्वाइविंग ऑन द राइस कल्टीवेशन इन इट्स फर्टाइल लैंड। इस एरिया में क्योंकि पता है ब्रह्मपुत्र वैली थी तो एलुवियल मिट्टी थी, तो यहाँ पर जो जमीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और उसी पे सारे जो है मतलब ये लोग रहते थे। अहोम एंगेज्ड इन सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स फ्रॉम 1615 से लेकर 1682, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेन ऑफ जहांगीर टिल द रेन ऑफ औरंगजेब। तो इनके साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है 1615 से 1682 के टाइम पे। जहांगीर के टाइम में शुरू हुआ था और औरंगजेब के टाइम तक ये चलता रहा था। एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था वो उन्होंने बताया जनवरी 1662 के अंदर हुआ था, जिनमें मुगलों को पार्शियल विक्ट्री मिली थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, बट बाद में इनको खदेड़ दिया गया था। ठीक है। लचित बोरफुकन जो है असमी कल्चर के अंदर में, अगर हम बात करें असम के कल्चर में, तो असम के कल्चर के अंदर में इनको एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कि अगर कोई बाहरी आपके आप ऊपर आक्रमण करता है तो किस प्रकार से रेजिस्टेंस करना है, तो उस रेजिस्टेंस के रूप में लचित बोरफुकन जी को देखा जाता है। ही हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असमीज हीरोज। असम के जो हीरोज हैं उनमें से वो एक है। एंड ही सिंबलाइज द वेलोर, करेज एंड इंटेलिजेंस दैट डिफाइंस द असमी सेल्फ आइडेंटिटी। वह असमीय नायक में से एक बन गए जो वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो असमीय आत्म पहचान को क्या करते हैं दोस्तों, परिभाषित करते हैं। अगला ऐसा ही जो है एक टॉपिक और है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी जो हैं ये भी औरंगजेब के साथ जो है इन्होंने युद्ध किया था। औरंगजेब के सामने घुटने टेकने से इन्होंने मना कर दिया था। तो गुरु तेग बहादुर जी का भी शहीदी दिवस है, तो उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। तो चलिए, एट द साइट ऑफ गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूशन स्टैंड्स गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक जो है वहाँ पर औरंगजेब ने इनका जो है फांसी की सज़ा दे दी थी। तो वहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा है और वहीं पर शहीदी दिवस जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है। नवंबर 24 को हम कॉमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं शहीदी दिवस के रूप में दोस्तों। और ये शहीदी दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी के याद में। हु वॉज द गुरु तेग बहादुर, कौन थे दोस्तों ये? तो इनका जन्म अमृतसर में हुआ था अप्रैल 1621 को। माता नानकी और गुरु हरगोबिंद जी के ये पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद जी जो हैं वो छठे सिख गुरु थे। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बड़ी आर्मी बनाई थी सबसे पहले मुगलों के खिलाफ। एंड जो वॉरियर सेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यही लेके आए थे। जो वॉरियर संत का जो कॉन्सेप्ट है, योद्धा संतों का जो कॉन्सेप्ट है, वो गुरु हरगोबिंद जी ही लेके आए थे। तेग बहादुर जी का इनिशियल नाम क्या था? त्यागमल था इनका नाम। ठीक है, तेग बहादुर इसीलिए कहते थे क्योंकि तलवारबाजी में मतलब बहुत ही वो थे, स्किल्ड थे ये। 13 साल की उम्र के अंदर में इन्होंने मतलब दुश्मनों को धूल चटा दी, इतनी तगड़ी इनकी युद्ध बैटल स्किल्स थी। तो इसीलिए बाद में इनका नाम तेग बहादुर पड़ा, बट इनिशियली इनको त्यागमल कहते थे क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा था। त्याग मतलब एकदम सादा जीवन जीते थे। इन्होंने अपने वहाँ पे एक बेसमेंट बना रखी थी। बेसमेंट के अंदर में लगातार मेडिटेशन जो है वो करते रहते थे। ठीक है, लगातार ये क्या करते रहते थे दोस्तों? मेडिटेशन करते रहते थे। ठीक है, ये अब ये कैसे गुरु बने वो बताता हूँ। ही स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड इन अमृतसर। इन्होंने अपना जो पहला चाइल्डहुड है वो अमृतसर में गुजारा। ऑफ दी आपका भाई गुरदास जी के साथ ही रहे। वो उन्होंने इसको सिखाया, क्या क्या सिखाया? गुरुमुखी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत, इंडियन रिलीजन, फिलॉसफी, ये सब सिखाया इन्होंने। वाइल बाबा बुद्धा जो है इन्होंने इनको तलवारबाजी, धनुषबाजी और हॉर्स राइडिंग जो है उन्होंने इनको सिखाई। ये 13 साल के थे जब ये बहुत तगड़े पराक्रमी हो गए थे। ठीक है, मुगलों को इन्होंने बैटल के अंदर धूल चटा दी थी लड़ाई के अंदर में। इनकी ब्रेवरी, इनकी बहादुरी और तलवारबाजी की वजह से इनका नाम तेग बहादुर जो है वो पड़ा। इनकी जो शादी है वो माता गुजरी से हुई दोस्तों, करतारपुर के अंदर 1632 में। एंड सब्सिक्वेंटली ही लेफ्ट फॉर बाकला नियर अमृतसर। और उसके बाद में वो अमृतसर के पास में जो बाकला है ना, वहाँ पर ये आ गए। ये 9th सिख गुरु बने, 9वें सिख गुरु बने थे आप में। ठीक है, तो गुरु रामदास जी के बाद में जो 4th सिख गुरु थे, ठीक है, द गुरुशिप बिकम्स हेरिडेटरी।
उसके बाद में हेरिडेटरी मतलब परिवारवाद हो गई, ठीक है, कि बाप से बेटे को जाएगी, बेटे से पोते को जाएगी, परपोते ऐसे हुई। तो जब तेग बहादुर जी के जो एल्डर ब्रदर थे, ठीक है, गुरुदित्ता, जब वो डेड होते हैं, उनकी जो है उनका देहांत होता है, तो गुरुशिप जो है वो उनके 14 साल के बच्चे गुरु हरराय के पास गई 1664 में। ही रिमेन ऑन द सीट अंटिल हिज डेथ, 31 साल में उनकी भी डेथ हो गई। तो जब वो मरे तो उनके जो यंगर बेटे हैं उनके पास में गद्दी गई, ठीक है। गुरु हरराय वॉज सक्सीडेड बाय हर 5 साल के सन जिनका नाम था गुरु हरि कृष्णा, वो भी हु पास्ड अवे इन दिल्ली इन 1664 बिफोर ही कुड रीच टू द एज ऑफ 8। 8 साल के नहीं हुए थे, उनसे पहले उनका देहांत हो गया। इट इज सेड दैट व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज सक्सेसर ही टुक द नेम ऑफ बाबा बाकला। उन्होंने जब इन्होंने पूछा था ना कि आपका सक्सेसर कौन होगा, आपके बाद कौन गुरु बनेगा, तो उन्होंने बाबा बांकला का नाम लिया। और बाबा बांकला कौन थे? इनके अंकल, ठीक है, इनके अंकल जो बांकला के अंदर में चले गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इनका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का नाम लिया, क्योंकि वही वहाँ पे रहते थे। बांकला बेसिकली एक जगह होती थी, बेसिकली बांकला के अंदर जाकर इन्होंने आपका भोराज बना लिया था, मतलब बेसमेंट खोद लिया जाती थी। बेसमेंट में शांति होती है ना, आवाज़ कम होती है, तो वहाँ पर वो अपनी मेडिटेशन करते रहते थे, ठीक है, भक्ति में लीन रहते थे। फिर जब ये बाबा बांकला, साफ नाम तो लिया नहीं, डायरेक्ट इशारा नहीं किया कि गुरु तेग बहादुर होने चाहिए, है ना। उसके बाद में कई लोग जो हैं वो अपने अपने उसमें खड़े होने लगे। फिर एक इनके पे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि एक मर्चेंट था, वो आ रहे थे, ठीक है, समुद्र में, ठीक है, सिख मर्चेंट था। तो जब वो आ रहे थे तो समुद्र में बहुत तेज़ तूफान आ गया। तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुजी अगर मैं सही सलामत पहुंच गया ना तो मैं दान में 500 मुद्राएं दूंगा, है ना। तो जब वो सही सलामत पहुंच गया, आ गया, तो उसने देखा गुरु तो बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे। तो तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं टेस्ट लेता हूँ कि कौन सच्चा गुरु है। तो उन्होंने पूछा कई लोगों से, कोई सही नहीं बता पाया। आखिरी में गुरु तेग बहादुर के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि बताओ अगर आप सच्चे गुरु हैं तो बताइए मैंने कितना इनाम रखा था। तो उसने कहा कि आपने 500 मुद्राओं का इनाम रखा था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेते। और यहाँ तो देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स देख लो ज़रा एक बार, क्या था पहले का ज़माना और क्या आज का ज़माना हो गया है। उन्होंने कहा कि गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेते, ठीक है। ऐसे में वो व्यक्ति जो था, वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो व्यापारी था, वो उछल के पड़ा कि भाई गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, है ना, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो ऐसी थी इनकी कहानी, ठीक है। अब इनकी कहानी के बाद हम बात कर रहे हैं एक मिसाइल के बारे में। मिसाइल का नाम है अग्नि 3। अग्नि 3 मिसाइल को दोस्तों अभी हमने चेक किया है, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही। लगा वैसे अग्नि 3 के बाद अग्नि 4 आ गई, अग्नि 5 आ गई है। 1.5 टन तक ये जो है बारूद, गोला बारूद लेके जा सकती है। 48 टन इसका खुद का वजन है। 16 मीटर लंबी है अग्नि। बहुत पहले हमने 2007-8 में ही टेस्ट फायर कर ली थी, लेकिन हम लगातार इसको टेस्ट फायर करते रहते हैं। हमारी जो न्यूक्लियर आर्म्ड जो विंग है, जो न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल रखती है, परमाणु बम का, उसने इसको टेस्ट फायर करके देखा है कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और ये बढ़िया काम कर रही है, मस्त। अग्नि 3 के बाद हमने अग्नि 4, अग्नि 5 बनाई है ना। तो ये है 1.5 टन तक का ये न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकती है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक अग्नि 3 मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब इनमें कोई इंजन नहीं होता, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, ऐसे जाकर ये गिरती है, ठीक है, ऐसा मोशन करती है। तो इंडिया ने अभी टेस्ट किया है दोस्तों, इंडिया कंडक्टेड अ टेस्ट, लॉन्च किया इन्होंने अग्नि 3 को। ये बीच की रेंज की मिसाइल है, ठीक है, ना ज़्यादा ना बड़ी। कहाँ से चेक किया हमने? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ना उड़ीसा में, वहाँ से चेक किया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन यूज़र ट्रेनिंग, ठीक है, रूटीन का यूज़र ट्रेनिंग रहा है, विच इज़ लॉन्च कंडक्टेड बाय स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, तो उन्होंने इस लॉन्च को करके देखा है। ये 2 स्टेज की सॉलिड प्रोपेल्ड पावर्ड IRBM है। इट इज अंडर ऑपरेशनल परव्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अंडर आती है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। भारत की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसके पास पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर जखीरा होता है उसी के अंडर में होता है। तो उसने बेसिकली ये टेस्ट फायर करा है। तो जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है ये इंडियन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का है। ये समय समय पे देखते रहते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है वो ठीक है कि नहीं है, तो वो टेस्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने टेस्ट किया, सब कुछ बढ़िया मिला। अग्नि 3 जो है DRDO ने इसको बनाया था दोस्तों।
ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये हमारी। इसको हमने 2007 में टेस्ट फायर किया था सबसे पहले, 2008 में फाइनली हमने इसको 2 बार लॉन्च करके देखा, बढ़िया चल रही थी। अग्नि 3 16 मीटर लंबी है, 48 टन इसका वजन है, 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और 1.5 टन का ये लोड ले जा सकती है, न्यूक्लियर कैपेबल है ये। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो एक बार इनके ऊपर में ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे मुझे खुश मत रखवाने की बात नहीं है यार, आप पढ़ाई करो, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में फालतू बकवास मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, यही चाहता हूँ मैं। और क्या मैं आप लोगों से ऐसा और कुछ चाहता थोड़ी ना हूँ। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 इंडिया पूर्णिमा देवी बार्मन, इनको यूएन का जो हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो दिया गया है इनको। तो इंडिया की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बर्मन, ये इनको यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम के 2022 के तहत में चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। भारतीय वन्यजीव जीव वैज्ञानिक बर्मन संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम में 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो इनको दिया गया है। 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस टू प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। तो 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ने व्यक्तियों और संगठनों को पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट को रोकने के लिए जिन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र हमारा गिर रहा है उसको रिवर्स करने के लिए जिन्होंने कदम उठाया है उनको यहाँ पे सम्मानित किया चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से। डॉक्टर पूर्णिमा, अगर हम बात करें इनका, पूर्णिमा देवी बर्मन, तो शी हैज बीन ऑनर्ड विद द यूएनईपी 2022 चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी के अंदर में इनको सम्मानित किया है। डॉक्टर बार्मन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एंड इट लीड्स द हरगिला आर्मी, और ये हरगिला सेना को ये क्या करती हैं, उनका नेतृत्व करती हैं। ये सारी की सारी फीमेल हैं, हरगिला आर्मी के अंदर में ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं दोस्तों ये। और ये पूरा का पूरा जो है दे मूवमेंट डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसको एक ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो है उसको जमीनी स्तर पर काम करके बचाने का कार्य करती हैं। शी हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रीन ऑस्कर फॉर हर एफर्ट इन कंजर्वेशन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, तो इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड विल बी सेलिब्रेटेड विजनरीज इन द 4 कैटेगरी। पहला इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर विजन में इंडिया वाले को मिला है, साइंस एंड इनोवेशन एंड पॉलिसी लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन एडिशन टू दिस अवार्ड यूएनईपी कन्फर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड recognizing decade of persistent action on the behalf of planet or inhabitant. To date, the award has recognized 112 laureates, 26 world leader and 69 individuals and 16 organizations. इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मैं भी एक अवार्ड दे रहा हूं आपको, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके सामने है, 44,000 के प्राइस के अंदर में। जाओ ज्वाइन कर लो बाय यूजिंग द कोड सुमित10। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो पे डिस्काउंट मिल रहा है। 81,000 रुपये का डिस्काउंट आपको जो प्राइस था 18 महीने के सब्सक्रिप्शन का वो घट के इतना हो गया है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कॉम्बो था 1,05,000 का था दोस्तों, अब घट के 60,999 हो गया। देरी किस बात की है, सुमित10 लगाना है, जाके सब्सक्राइब कर लेना है। जिन बच्चों को करना है लोन वगैरह के माध्यम से, देखो कमेंट बॉक्स आप देखोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, गूगल फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब भरना है, मेरी टीम आपको संपर्क यहाँ पे कर लेगी। ध्यान रखना, जब भी आपकी किसी बात से बात हो प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10 आपको यूज़ करना है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, सो जाइए ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों फटाफट। सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के होते हैं,
ठीक है। प्लस और आइकॉनिक दोनों में ही दोस्तों ध्यान रखना है आपको, मेरा कोड रहेगा सुमित10 मेरा कोड आप यूज करोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस, लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड क्लास, ये प्लस की खासियत है। और यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस आपको, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके घर भेजा जाता है हार्ड कॉपी फॉर्म में, आपका स्टडी पूरा प्लान होता है, एक्सपर्ट आपको सलाह देता रहता है, आपके टेस्ट का एनालाइज किया जाता है पूरी तरीके से, ये इसकी खास बात है। प्लस में अगर मैं सिर्फ जीएस की बात करूं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के सब्सक्रिप्शन है, यहां पर आपको मेरा कोड लगाने पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो जाइए दोस्तों, आज ही यूज कीजिए सुमित10 कोड और जाके सब्सक्राइब कर लीजिए किसको, अनअकैडमी को। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।